The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। The Teacher's Show। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 151 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज माफी चाहता हूँ 150 में, आज 150वां एपिसोड है जो हम सब के लिए बहुत खास है। और आज हमारे साथ एक विशिष्ट मेहमान इस शो में जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल हमारे पड़ोस में हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे नातेदार हैं, हमारे सुख दुख के साथी हैं। तो हम स्वागत करेंगे आज 150वें एपिसोड में हमारे शो के होस्ट के साथ साथ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर ध्रुव कुमार घिमरे जी का, जो काठमांडू से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। और हमारे साथ रोज की तरह हमारे शो के को होस्ट मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी मुंडनेश्वर से लाइव हैं, लेकिन अभी फिर वो नेटवर्क की खराबी से चले गए हैं। और गिरीश चंद्र जोशी सर दिल्ली से लाइव हैं, पूर्व निदेशक सीआरटी। हम जोशी सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। आपके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं स्क्रीन पर, और कुछ कैमरा में प्रॉब्लम है जी। चलिए, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है और जैसी कैमरे की प्रॉब्लम ठीक होती है जोशी सर साक्षात हमें दर्शन देंगे। बहुगुणा जी इस बीच जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही वो जुड़ते हैं हम आपसे रूबरू कराएंगे। तो आज हम जी बहुगुणा जी जुड़ गए। बहुगुणा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुगुणा जी शायद सुनने पर माइक म्यूट है सर आपका, जितनी देर आप बोलें तो अनम्यूट कर लीजिएगा बोलते समय जी। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है बहुत बहुत सर। हमें बहुत खुशी है कि आज एक बहुत खास एपिसोड में 150वें दिन में आप हमारे साथ हैं और ऐसा लग रहा है कि हम किसी अपने घर में बैठ के अपने किसी घर के सयाने से वरिष्ठ व्यक्ति से बात कर रहे हैं जी। तो हमारे शो का सर पहला रजनीकांत शुक्ला जी स्वागत कर रहे हैं आपका, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। आपके मित्र भी हैं जिनके सौजन्य से आपसे चर्चा हुई, तो रजनीकांत सर का भी स्वागत है। और हमारे शो का जो पहला सेगमेंट है सर, उसमें आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी सर एक सवाल भेजते हैं और उस सवाल का जवाब हम दर्शकों से लेते हैं। और उस सवाल का सही जवाब देने वालों को माय ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से एक खूबसूरत सा चश्मा जो है पुरस्कार के रूप में भेजा जाता है उनके घर पर। तो हम माय ऑप्टिकल्स के आभारी हैं। और जोशी सर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया प्रकट हो। प्रकट नहीं हो पा रहा हूँ मैं, लेकिन सवाल मैंने आपको भेज दिया, आपने इसको लाइव कर दिया है, इसको पढ़ देता हूँ। आप पढ़ दीजिए सर। हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। जी सर।
हेलो जोशी सर, आप सुन पा आप ही रहे हैं पढ़ हमें? दिए, मुझे लग रहा है आप सुनते नहीं। नहीं हाँ, नहीं, नेटवर्क की उनका भी कोई नेटवर्क लग रहा है दिक्कत खराब है, वो है। सुन नहीं पा रहे हैं। मैं ही पढ़ देता हूँ। आज का प्रश्न है मित्रों, तीव्र और स्थायी सूखे का दुष्प्रभाव इस पारिस्थितिकी में आई उल्लेखनीय कमी से है। पिछले 40 वर्षों में यह लगभग 50% कम हो गई है। इसका सीधा असर कृषि पर है। चिमनियों से निकलने वाला काला धुआं इसको खा रहा है। कम से कम दूषित और प्रदूषित पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण पोषण प्रदान करती है। पोषक लिखा है, शायद पोषण होगा। हम ऊपर इस परिस्थिति की, इसको और यह मैं किसकी बात कर रहे हैं? मैं प्रश्न फिर से दोहराना चाहूंगा, जोशी सर ने जो भेजा है हमको, और वो अभी अंग्रेजी में नहीं आया है, तो हिंदी में मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा कि तीव्र और स्थायी सूखे का दुष्प्रभाव इस पारिस्थितिकी में आई उल्लेखनीय कमी से है। पिछले 40 वर्षों में यह लगभग 50% कम हो गई है। इसका असर सीधा कृषि पर है। चिमनियों से निकलने वाला काला धुआं इसको खा रहा है। यह कम से कम दूषित और प्रदूषित पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण पोषक प्रदान करती है। हम ऊपर इस पारिस्थितिकी, इसको और यह में किसकी बात कर रहे हैं, ये सवाल है। इसका जवाब सबसे पहले सही जवाब देने वाले हमारे मित्रों को, दर्शकों को, साथियों को, शिक्षकों को माय ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से एक बहुत खूबसूरत सा चश्मा पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। और पहला उत्तर दिया है गिरीश चंद्र जी ने। वो कह रहे हैं ओजोन की बात कर रहे हैं। तो सही जवाब क्या है, ये शो के अंत में आदरणीय गिरीश जोशी जी बताएंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के मेहमान और हमारे पड़ोसी मुल्क, निकटवर्ती देश काठमांडू से हमारे वरिष्ठ शिक्षक प्राचार्य डॉक्टर ध्रुव प्रकाश घिमरे जी के पास। घिमरे जी का परिचय मैंने फेसबुक में शेयर भी किया था, और मैं अभी वो खुद भी अपने अपने श्रीमुख से वर्णन करेंगे अपने अनुभवों को, अपने बाल्यावस्था को और नेपाल की शिक्षा व्यवस्था को। क्योंकि नेपाल और भारत ऐसे हैं कि जैसे हम पड़ोस के घर में जाते हैं, वहां से आटा ले आते हैं, वहां चावल दे आते हैं, वहाँ शादी का निमंत्रण देने जाते हैं, वहाँ रोटी बेटी का रिश्ता होता है। तो नेपाल हमारे लिए ऐसा ही है। और मेरे लिए खासकर जहाँ पर मैं बैठा हूँ, मैं नेपाल से 100 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, मात्र सीमा से। तो मेरे लिए तो ऐसा होता है कि जब इच्छा हुई चलो आज नेपाल चलते हैं, तो नेपाल जाके हम आ जाते हैं। अब मेरी वेशभूषा में भी आप देख पा रहे होंगे। तो पिछली बार बहुगुणा जी के साथ हम नेपाल थे लगभग 1 हफ्ता। तो बहुगुणा जी, मैं चाहूंगा आप घिमरे जी का स्वागत करें नेपाली भाषा में। राम राम हजूर। मुझे नमस्कार। राम राम हुजूर। धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो चलिए। घिमरे सर, हम आपका स्वागत करते हैं, और हम चाहेंगे कि आप इस शो को हमारे उत्तराखंड के अलावा देश के लगभग सभी राज्यों के शिक्षक लाइव देखते हैं। और नेपाल से शो में शामिल होने वाले ये आप पहले शिक्षक हैं। इससे पहले भूटान से हमारे साथ 101वें एपिसोड में हमारे शिक्षक थे नरेंद्र सिंह डांगी जी। नेपाल से आप पहली शख्सियत हैं जो इस शो में जुड़ी हैं। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आपको लेकर के, और बड़े उत्सुक हैं आपके अनुभवों को जानने के लिए, और आपके अनुभवों के साथ साथ नेपाल की जो शिक्षा व्यवस्था है, क्योंकि आप भारत भी काफी आए होंगे, भारत के लोगों से आपकी व्यक्तिगत मित्रता भी है। बाकी जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रिश्ते हैं वो तो अपनी जगह हैं। तो आप भारत की शिक्षा व्यवस्था को अच्छे से समझते हैं, लेकिन हम नेपाल की शिक्षा व्यवस्था को उतने अच्छे से नहीं समझते। तो हम चाहेंगे सर, पहले आप थोड़ा हमें अपने बारे में बताइएगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ कैसे हुई नेपाल में। फिर आप मुझे पता लगा कि आप प्राथमिक शिक्षक थे पहले शुरुआती दौर में नेपाल में, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे जो है ऊपर को बढ़े और आज प्राचार्य हैं। तो बताइएगा सर, हमारे दर्शकों को स्वागत है आपका। धन्यवाद, आभार। सर्वप्रथम तो इस एपिसोड के लिए मुझे तो तैयार किया गया, इसके लिए आयोजकों को आभार व्यक्त करता हूँ। नमः सभाभ्य सभापति व्यस्वो नमः। सभी को अभिनंदन। शिक्षक, स्वागत सर। धन्यवाद। शिक्षक, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्मन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को इस तरह सम्मान किया गया है, सभी गुरुओं जो के रूप में हों या कार्यरत भी हों, सभी को गुरु अंधकार से प्रकाश की, तमसो में ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ
अपने बच्चों को ले जाने वाली गुरु अभिनंदन। अब हमारे पूर्वी जगत में माता और पिता के बाद गुरु का ही तीसरा स्थान है। माता देवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य भव। इस तरह समाज में गुरुओं का उच्च स्थान है। अब इसके स्थान युक्त शिक्षक के बीच में मैं उपस्थित होने का जो निवेदन करूंगा। मैं कैसे इस पे जुटा, तो जुड़ने के कुछ 4-5 साल पहले ये कोल्हारपुर के एक सज्जन हैं मनोहर पाटिल। उन्होंने नेपाली लेखकों को, बाल लेखकों को कुछ बाल कथा मराठी में अनुवाद किया और प्रकाशित किया। और उन्होंने जितने लोग थे उन्होंने हम लोगों को बुलाया। लक्ष्मी उप्रेती के नेतृत्व में हम लोग वहाँ गए। और उसमें से कुछ दोस्त कृष्ण सिद्धेल जी का हैं, उनसे उनका अच्छा संबंध रहा। जब आप लोगों ने ऐसा प्रोग्राम किया और नेपाल का सहभागिता का इच्छा की, तो घूमते घूमते जेरी जैसा होता है, घूमते घूमते ये मेरे निकट आ गया। और मैंने आपसे जो संपर्क होते वक्त पूछा कि मेरी हिंदी कमजोर है। कमजोर होने की वजह यह है कि मैंने हिंदी ने स्कूल में नहीं पढ़ा, और जो अभी बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ वो मात्र वही जैसे फिल्म देखा हुआ, जैसे धारावाहिक में देखा होगा, कभी कभी पुस्तकें जो पढ़ी, बस। तो यहाँ अंतर ये है कि और शब्द तो दोनों का उत्पत्ति तो संस्कृत प्राकृत होते हुए हुआ। 60-60% से ज्यादा तत्सम और तद्भव शब्द संस्कृत से मिलता जुलता है। गड़बड़ कहाँ है कि संस्कृत में व्याकरणिक लिखी व्यवस्था है और हिंदी में भी उसका है, लेकिन नेपाली में प्राकृतिक व्याकरण व्यवस्था नहीं, प्राकृतिक व्यवस्था है, व्याकरणिक व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए वस्तु को सजीव, जिस वस्तु निर्जीव हुआ वो नपुंसकलिंग हुआ, जो पुल्लिंग है वो पुल्लिंग है, जो स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग है नेपाली में। लेकिन हिंदी में शायद ऐसा नहीं है। विकरांत शब्द स्त्रीलिंग हुआ, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग हुआ। इसीलिए मैं वहाँ लिंग व्यवस्था में मेरा भाषा बहुत कमजोर है। शायद कितने लोग मेरे भाषा सुनकर हंस भी रहे होंगे, एक मनोरंजन के लिए वो भी ठीक ही रहा होगा, क्योंकि लिंग व्यवस्था मेरे को हिंदी का एक। सर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है सर, और आपकी हिंदी 80% भारत के लोगों से ज्यादा अच्छी है। धन्यवाद। मैंने ये समस्या भट्ट जी से निवेदन किया था, जब मैंने ऐसा ही बोला तो चलता है, हमारे दक्षिण भारतीय लोग भी तो हिंदी में कमजोर हैं। तो मैंने कहा ठीक है अगर चलता हो तो। लेकिन अब ये समस्या है कि हम लोग टीचर्स, उसमें भी भाषा की टीचर हों, भाषा के शिक्षक हों, तो पहले हम लोग का ग्रामेटिकल रूल्स बहुत दिमाग में कहीं खटकता है। अब इसीलिए जब मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक करता हूँ तो शिक्षक लोग मेरी नंबर पर कट रहे होंगे, शायद मैं ऐसा सोचता हूँ। क्योंकि किसी रचना में अगर मूल्यांकन का प्रक्रिया हो तो सर्वप्रथम और ग्रामर देखते हैं हम लोग। भाषा सर भाव, नंबर सर भाव महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब, भाव महत्वपूर्ण है, ग्रामर महत्वपूर्ण नहीं है। जहाँ प्रेम होता है सर वहाँ भाषा की आवश्यकता ही नहीं होती। बहुत बहुत अच्छा।
तो पहली समस्या डॉक्टर साहब हम ये कहना चाहते थे कि ग्रामीण आपकी हिंदी बहुत दूसरा अच्छी है। मेरा ये समस्या है जी, दूसरा मेरा ये समस्या है कि जैसे AAJ, अब हम लोग आज कहते हैं, आप लोग आज कहते हैं, वहां भी मेरा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आज मोनोसिलेबल हुआ हिंदी में, नेपाली में 20 सिलेबल हो गया, 2 अक्षरी होगा और 1 अक्षरी हिंदी में हुआ, उस तरह कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और तीसरा समस्या ये है कि नेपाल में राष्ट्रीय संमत विक्रमीय संमत है, विक्रम संमत है। मैंने जो पढ़ा, अब अभी तत्काल उसको ईस्वी संमत में ट्रांसलेट सवाल में नहीं हो सका, नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे आज विक्रमीय संमत के अनुसार जो नेपाल का राष्ट्रीय संमत है 2077 साल कार्तिक 25 गते है, और ईस्वी संमत 2020 11/10 है। इसमें घटा दें तो 56 वर्ष 8 महीना 15 दिन ये ईस्वी संमत से आगे है। इसीलिए अगर मैं साल का नाम उल्लेख करूं, तिथि मिति का उल्लेख करूं, तो शकभर उसमें 56 माइनस कर अगर आप लोग उसको समझें तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि ईस्वी संमत में उसका तिथि मिति मैंने तैयार नहीं किया है, मैं विक्रम संमत का ही बात करता हूँ। तो उसमें 56 वर्ष माइनस कर अगर आप लोग हिसाब करेंगे तो ईस्वी संमत आ जाएगा। तो ये मेरा तीसरा समस्या मैंने निवेदन किया है। तो जो हो टूटी फूटी हिंदी में मैं अपना जो अल्पज्ञता है, इतनी भारी भरकम, इतने ओजस्वीवान टीचर के सामने मेरा अल्पज्ञता, टूटी फूटी भाषाओं में, हिंदी शब्दों में मैं संप्रेषण करने का प्रयत्न करता हूँ। तो सर्वप्रथम कल भट्ट साहब ने जाते जाते ये कहा था, मैं सुन रहा था, तो कह रहे थे कि नेपाल हमारे पड़ोसी मुल्क है, नेपाल के बारे में हम कम ही जानते हैं। तो इसलिए कल ध्रुव जी आ रहे हैं, शायद नेपाल के बारे में हमें कुछ जानकारी दे, ऐसा उन्होंने कल अपेक्षा की थी। तो इसलिए मैं थोड़ा चंचू प्रवेश नेपाल के विषय में थोड़ा सा जाकर, फिर शिक्षा, नेपाल का शिक्षा प्रणाली में थोड़ा सा जाकर, आज का जो सब विषय तय किया गया है शिक्षा में बाल साहित्य और लोक साहित्य, उसमें मेरा अपना अज्ञता मैं प्रकट करूंगा। तो नेपाल शब्द का उत्पत्ति बहुत तर्क वितर्क है, लेकिन उसमें से एक है कि निमि नामक ऋषि ने पारित किया, तो इसलिए नेपाल रहा, ऐसा माना जाता है। विविध कारण वगैरह है। अब ये पहाड़ी मुल्क है, पता ही है, 65% भी पहाड़ी भूभाग है और 17% हिमालयी भूभाग है, और तराई मात्र 15% है। पहाड़ी रेंज देखिए, यहाँ से तक पहाड़ी रेंज में ये पड़ा, और अब इसका लंबाई करीब करीब 885 किलोमीटर है और उसका चौड़ाई 193 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर 1,47,641 किलोमीटर इसका बाउंड्री हुआ, इसका क्षेत्रफल हुआ। जनसंख्या करीब 3 करोड़ है और ये प्राचीन राज्य है। इसका एक चीज ये कहना ही पड़ेगा कि अभी कभी किसी भी देश का गुलाम नहीं बना, ये स्वतंत्र राज्य रहा प्राचीन से ही। ये इसका एक सकारात्मक पक्ष है, हमको लगता है। अब देखिए, प्राचीन राज्य है। अब हमारे यहाँ इस एशियन कंट्री में प्राचीन सभ्यता करीब 2 जगह प्लेन एरिया में सभ्यता का विकास हुआ। एक
पहाड़ी एरिया में सभ्यता का विकास। इसलिए ये माना जाता है कि ऋग्वेद कितनी रचनाओं का रचना इसी भूभाग में, नेपाल हो सकता है, गढ़वाल हो सकता है, इससे आगे हुआ ऐसा माना जाता है। अब मात्र जब वैदिक ऋषियों देखते हैं, हम लोग पुराण में देखते हैं, किसी को कुछ शक्ति या आवश्यकता हो तो तपस्या करने जाता है कहाँ? हिमालयी रेंज में, इसी रेंज में आता है। शायद यहाँ कुछ है, कुछ कारण हो सकते हैं। तो यहाँ अब ऐसा तो जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ उसके बाद पश्चिम से पूर्व लोग आए, ऐसा भी एक मत है। लेकिन उससे पहले कि दो जगह में सभ्यता का विकास हुआ ऐसा माना जाता है। एक गंगा घाटी की सिंधु सभ्यता की सभ्यता हुआ, और एक इस पहाड़ी मुल्क हिमालय रेंज में भी हुआ, और इसका प्रमाण खोजा जा सकता है पौराणिक ग्रंथों में। जहाँ इसका वर्णन हो वहाँ उसका मिलता जुलता चीज यहाँ है। और शिव जी का वासस्थान है, पार्वती का मायके है। और कहा जाता, अब प्राचीन से देखें तो वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि जी का निवास नेपाल में ही हुआ। वाल्मीकि आश्रम अभी भी प्रसिद्ध है, आपके भैंसालोटन की उत्तर तरफ गंडक के किनारे में। और ये भी कहा जाता है कि शायद व्यास तो शायद पद लगता है हमको, क्योंकि एक व्यास ने 18 पुराण और 62 उपपुराण की रचना संभव नहीं है। शायद व्यास एक पद था, तो उस पद को धारण करने वाले शायद इसी रेंज में थे, ऐसा मानकर हम लोग का यह व्यास नगर पालिका रखा गया है, व्यास गुफा है। इसलिए पौराणिक या उसके आगे वैदिक काल में भी ये सभ्यता गुलजार हुआ था। ऋषियों का ये बस्ती था, ऋषियों का उपासना का केंद्र रहा है। इसीलिए ये प्राचीन है, प्राचीनता में इसमें कोई शक नहीं है, और ये स्वतंत्र राष्ट्र रहा। उसके बाद इसकी भौगोलिक सीमाना तो होता ही रहता है, कभी किसी से जीता तो कभी किसी से ये घटघट होता ही रहता है। उसके बाद जब पृथ्वीनारायण शाह आए, पृथ्वीनारायण शाह ने एकीकरण का अभियान शुरुआत किया। तो एकीकरण का करते करते हम लोग पश्चिमा किला कांगड़ा पूजे थे। माधव घिमिरे का एक कविता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है। अभी करीब एक महीने पहले उनका देहांत हुआ। पश्चिमा किला कांगड़ा। सर मैं गुरुजी, मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि समय हमारे पास सीमित होता है शो में, तो जो नेपाल का इतिहास और संस्कृति है ये आपने थोड़ा बहुत हमें बताया और हम सब इसको समझ पा रहे हैं, और ये चीजें सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध हैं। लेकिन इस शो में सर हम आपके निजी अनुभव जानने के लिए ज्यादा उत्सुक हैं कि आपका जो संघर्ष रहा, आपकी शिक्षा दीक्षा रही, आपकी पढ़ाई रही, आपका टीचर बनना रहा, आप बाय चॉइस टीचर बने या फिर इत्तेफाकन टीचर हो गए, उन सब चीजों पर हमारी रुचि ज्यादा है सर। ये तो जो आप बता रहे हैं ये सब तो पब्लिक डोमेन में है, गूगल में है, यूट्यूब में है। आपके निजी अनुभव हमें ज्यादा लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद। तो ये कल जो आपने कहा था कि उसके बारे में, नेपाल के बारे में हम लोग को कुछ बताएं, इसलिए मैंने हिस्ट्री लाई। बहुत अच्छा किया सर। ठीक है। तो नेपाल प्राय हम लोग पड़ोसी हैं, इसलिए भारत के बारे में नेपाल और नेपाल के बारे में भारतीयों का जानकारी बहुत है। इसलिए ये पृष्ठपोषण ज्यादा कहना आवश्यकता नहीं है। तो मेरा बारे में तो ये है, मेरा जन्म काठमांडू से उत्तर करीब 25-30 किलोमीटर उत्तर की जगह नुआकोट नाम का एक जगह है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। उसके बाद मेरा फैमिली काठमांडू से दक्षिण 12 जिला जो तराई में है वहाँ इमिग्रेशन हुआ। मैंने वहीं तक वहीं प्राथमिक शिक्षा कक्षा 5 तक अध्ययन किया। उसके बाद उस एरिया में उस वक्त प्राथमिक विद्यालय नहीं था, इसलिए वहां से दूर, बहुत दूर हॉस्टल में दोहरी कलैया के नजदीक दोहरी नामक स्थान है जहाँ मिडिल स्कूल था। मैंने वहाँ 6 और 7 अध्ययन किया
और 10-11 वर्ष के साल भाषा सीखने की उम्र है, इसलिए उस एरिया में भोजपुरी भाषा ज्यादा बोली जाती है, नेपाली कोई पूछता नहीं था। तो संयोग से उसका उपलब्धि ये हुआ कि मुझे भोजपुरी भाषा आता है, भोजपुरी भाषा आती है। उसके बाद नदिक कलैया सदर मुकाम है, वहाँ मैंने SLC पूर्ण किया। उसके बाद जनकपुर में मैंने सर्टिफिकेट लेवल कहा जाता है, प्रमाण पत्र कहा जाता था उस वक्त, वहाँ किया। उसके बाद काठमांडू में BA किया। उसके बाद त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में कीर्तिपुर में नेपाली में MA किया। उसके बाद सरकारी जागीर में लगा। उसके बाद आज से 26-27 वर्ष पहले यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, असिस्टेंट लेक्चरर में ज्वाइन किया। होते होते 1 वर्ष पहले मैं इसका प्रोफेसर बना। ये हुआ मेरा शैक्षिक वातावरण। मेरी रुचियां मैं ऐसे तो मेरे पेशा, मुझे समीक्षक या समालोचना ही ज्यादा मेरा पेशा का निकलता है, लेकिन सृजना से मैं बाल साहित्य ज्यादा लिखता हूँ। और बाल साहित्य के दौरान कितने देशों का भ्रमण करने का अवसर भी मिला। मैं इंडिया में भी 2005 में था, जहाँ IBY का प्रोग्राम था। 2008 में डेनमार्क गया था, और हाल ही 1-2 वर्ष पहले थाईलैंड में गया था। तो बाल साहित्य मेरी रुचि की विषय है। बाल साहित्य में भी 2 चीज, एक साहित्य सृजना और दूसरा उसका समीक्षा, उसका सिद्धांत। बाल साहित्य में हम लोग का साहित्य में अभी से ज्यादा हम लोग का इतिहास नहीं है बाल साहित्य में। अब अभी भी हम लोगों के पास सिर्फ 4000 पुस्तकें हैं, जबकि जनसंख्या 1 करोड़ बालकों का है। 0 से लेकर 16 वर्ष तक की उम्र की बाल बालिकाएं 1 करोड़ हैं 3 करोड़ जनसंख्या में, और उन को लिए पुस्तक सिर्फ 4000 है। इसलिए गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों दृष्टियों से बाल साहित्य की अभिवृद्धि आवश्यकता है नेपाल में। और नेपाल में इसका मतलब नेपाली भाषा में ही बाल साहित्य की वृद्धि हो, ये नहीं चाहता। जितनी भी मातृभाषा है, मातृभाषा में बाल साहित्य होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जब माँ लोरी सुनाती है तो उसका जो धुन है, उसी धुन में अगर वो लोरी की लय में कोई बाल साहित्य, बाल कविता पढ़ने का उसका मौका मिला तो जल्दी पकड़ लेता है। वहाँ पिंगलक सूत्र का कविता पढ़ा तो उसे उसका पकड़ नहीं होता। तो मेरा मानना ये है कि बाल साहित्य का जितने भी मतलब हम लोग प्रौढ़ साहित्यकार हैं, उसका आधार बाल साहित्य है। अगर बाल बालिकाओं को पुस्तक में रुचि ज्यादा हो तो पठन संस्कृति का विकास हो जाता है, और वही संस्कृति आगे जाकर संस्कार में बदल जाता है, और जिंदगी भर आदमी पुस्तक के निकट रह जाता है, और उसका शुरुआत बाल काल में हो, ऐसा मेरी मान्यता है। मैंने इतना निवेदन किया। भट्ट सर और कहें। जी सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि नेपाल में जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है सर, उसमें कितना हिस्सा लगभग सरकारी विद्यालयों का है और कितना हिस्सा लगभग प्राइवेट स्कूल्स का है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जो भाषा पढ़ाई का माध्यम है वो अंग्रेजी है कहीं या फिर नेपाली है सब जगह, और अंग्रेजी शुरू होती है तो कहाँ से शुरू होती है, कौन सी कक्षा से शुरू होती है? ये 2 सवाल हम जानना चाहेंगे। धन्यवाद। नेपाल में शिक्षा प्रणाली का विकास करीब वही 1950 के आसपास, ज्यादा इसका हिस्ट्री नहीं है। पहले तो 2 किस्म की शिक्षा शायद वहाँ भी है, इंडिया में भी था। तो एक परंपरित शिक्षा, एक आधुनिक शिक्षा। तो परंपरित शिक्षा में प्राय स्किल, अब कहें कृषक बाप है, बेटा को कृषि पढ़ाया,
और ढोलक वादक बाप हैं तो ढोलक वादक को सिखाया। ये पारंपरिक शिक्षा कब से चल रहा है। जब आधुनिक शिक्षा की बात करें तो आधुनिक शिक्षा में भी अब हम लोग का ये है कि एक कहावत है, न्याय हराए गोरखा जानू, विद्या हराए काशी जानू। तो काशी का प्रभाव नेपाली शिक्षा में बहुत रहा है। ये मैं करीब करीब 150 वर्ष से आए की बात करता हूँ। जब राणा शासन में था तो यहाँ कोई स्कूल नहीं था, तो जिसको पढ़ना होता था वो काशी में जाते थे और प्राय संस्कृत पढ़ते थे। और यहाँ के जितने भी अभी विद्वान हैं सभी काशी के, उसमें से बहुत सा काशी के प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद 2007 साल में क्रांति हुआ, तो उसके बाद स्कूलें खुली और 2028 साल में नया शिक्षा लागू हुआ। इस तरह होते होते अभी लोग अब कहें ना 70 वर्ष के इतिहास में कोई ये है कि हम लोग शैक्षिक जगत में गिनी पीक ही रहे हैं। अपना कोई विचार, अपना आवश्यकता नहीं, दूसरों ने क्या डोनेट किया, उसका क्या प्रणाली है, उसी प्रणाली को हम लोग प्रयोगशाला में गिनी पिग की तरफ प्रयुक्त होते जा रहे हैं। इसीलिए शैक्षिक जगत में स्थिरता नहीं हुआ। जैसे मेरे ही जीवन काल में देखें तो मैंने कभी अर्ली सिस्टम पढ़ा तो कभी सेमेस्टर सिस्टम पढ़ा, फिर अर्ली में आया, अभी फिर सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह उच्च शिक्षा में भी उसी तरह है। और जहां तक प्राथमिक शिक्षा का सवाल है, प्राथमिक शिक्षा में भी उसी तरह है। देखिए अब 3-4 वर्ष से पहले EGRP लागू हुआ कुछ जिलों में, अर्ली ग्रेड रीडिंग प्रोजेक्ट हुआ, लागू हुआ और 2 साल 3 साल 4 साल चला। उसके बाद फिर अभी वो खत्म। उसके बाद अब थेमेटिक आ गया है, एकीकृत पठन। तो इसलिए यहाँ की आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम नहीं होकर डोनर एजेंसी GTG में हो या जहां भी हो, डोनर एजेंसी का जो इच्छा है उस इच्छा को यहाँ लागू किया गया है। इसलिए शैक्षिक स्थिरता नेपाल में नहीं हुआ है। इसीलिए अब अभी जो है, हाँ विद्यालय बड़े हुए हैं, शिक्षक बड़े हुए हैं, शिक्षक अब करीब 75-1 लाख के आसपास शिक्षक हैं। अच्छा है। अब शिक्षक अभी यहाँ संघीय व्यवस्था शुरुआत हुआ, 2-3 वर्ष का है उसका आयु, अभी तक शुरुआत हुआ है संविधान के तहत। तो अभी भी विवाद है कि शिक्षा ये केंद्र ले या प्रदेश को दें। इसमें भी अभी कोई निर्धारण नहीं हुआ है। प्रदेश में कहता है कि मुझे दो, केंद्र कहता है शिक्षा तो मैं ही लूंगा, ऐसा है। इसलिए अब प्रदेश में जाए तो प्रदेश में किस तरह का हो ये भी अभी कह नहीं सकते। इसलिए शैक्षिक प्रणाली जो है या नेपाल का शैक्षिक प्रणाली, जिस तरह राजनीतिक प्रणाली स्थिर नहीं रहा उसी तरह शैक्षिक प्रणाली स्थिर नहीं रहा। अब आपका जो दूसरा सवाल था भाषा क्या है, तो नेपाल में करीब 45 से 50% मातृभाषाओं का नेपाली ही भाषा है। इसलिए वहाँ का शैक्षिक भाषा भी नेपाली ही है। और विद्यालय 80% करीब सरकारी विद्यालय हैं और 20% करीब बोर्डिंग स्कूल हैं। अब इस तरह से है। और यहाँ एक नया चीज यह आया कि मातृभाषा में शिक्षा शुरुआत हुआ है। करीब 25-30 मातृभाषाओं का पुस्तक तैयार किया गया है और कहीं पढ़ाई होता है और कहीं वो लोग मानते नहीं है, कहते हैं अब नेपाली में छोड़कर भोजपुरी में पढ़े, भोजपुरी के बाद फिर क्लास 6 में नेपाली में जाएं। ये क्यों, पहले ही नेपाली में पढ़ते हैं, ऐसा भी सुनाई देता है। और नारी शिक्षा स्कूलिंग कुछ ज्यादा है, अभी इम्प्रूव हुआ है। करीब साक्षरता प्रतिशत 65-70 के आसपास है। अब उच्च शिक्षा में 6-7 यूनिवर्सिटियां हैं। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, 2016 साल में, कृपया घटाएं 2016 साल में उसका स्थापना हुआ था। उसके बाद संस्कृत विश्वविद्यालय भी यहाँ है,
प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी है। और उच्च शिक्षा में अभी सेमेस्टर प्रणाली डिग्री में लागू है, और इंजीनियरिंग और आयुर्वेद मेडिसिन इसका पढ़ाई अच्छा ही है। शायद मैंने आपका प्रश्न का उत्तर कुछ बाकी रहा कि दे पाया भट्ट सर? जी बिल्कुल सर। बोगड़ा जी कुछ कह रहे हैं। जी बोगड़ा जी। डॉक्टर साहब, मैं और हम भट्ट जी जब पिछली बार नेपाल गए थे तो मैं रास्ते में एक तो स्कूल खुले हुए वहां चला गया था, तो मैंने देखा कि जो मेरे को जानकारी मिली वहाँ के अध्यापकों से, पहली जानकारी तो मुझे ये मिली कि जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में या जो ज्यादातर राज्य हमारे क्या है, प्राथमिक विद्यालय अलग है, फिर बेसिक जो 5वीं से 6वीं से 8वीं तक के विद्यालय अलग है, हाई। वहाँ पे मैंने देखा कि प्राइमरी से लेकर 12वीं तक एक ही कॉम्प्लेक्स में उस सारे विद्यालय एक ही उसमें चलते हैं। जी ये है कि वैसे तो नहीं, ऐसे तो सैद्धांतिक रूप से प्राथमिक विद्यालय में 2 चरण, कक्षा 0 से लेकर 3 तक एक, 3 से 5 तक एक, उसके बाद दूसरा है 6 से 8 तक, उसके बाद 8 से 9 से 12 तक, अभी 12 है। पहले 10वीं तक था, एसएलसी पहले 10वीं तक में खत्म, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एसएलसी 10वीं तक भी था, अभी 12 में आया है। तो इसलिए कितनी विद्यालय प्राथमिक ही मात्र हैं, कितने आधारभूत कहकर 01 से लेकर 8 तक ही हैं, और कितने में आपको 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ाई होती है, वो जगह देखकर, जनसंख्या देखकर उसका व्यवस्था भी किया गया है। जहां तक भट्ट जी का सवाल था कि अंग्रेजी कब से शुरुआत हुआ, मैंने कक्षा 4 से अंग्रेजी पढ़ा, उसके बाद ये एक क्रम बहुत साल तक रहा, फिर विरोध हुआ, फिर क्या हुआ, तो अभी 0 से ही उसका शुरुआत हुआ है, मतलब कक्षा 1 से ही अंग्रेजी का शुरुआत हो रहा है। एकीकृत पाठ्यक्रम में कक्षा 1 पर ही कक्षा 1 से ही अंग्रेजी का शुरुआत हुआ है। इस तरह है जी। और कोई? हमारे एक दर्शक है सर के.एस. रावत जी, इससे पहले बहुत सारे दर्शक हैं जो आपका स्वागत कर रहे हैं, आपकी हिंदी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। और हमारी कलकत्ता से एक दर्शक हैं, बंगाल से मनीषा टीकादार जी, वो रेगुलर दर्शक हैं। वो कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, और इतनी अच्छी हिंदी मैं भी नहीं बोल पाती हूँ। और के.एस. रावत जी कह रहे हैं कि रावत जी पूछ रहे हैं कि नेपाल में मुख्य रूप से कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी है? जी, नेपाल में मुख्यतः 120 से 25 भाषाएं यहाँ बोली जाती है, जनजाति भी उतनी ही है, और मुख्य रूप से नेपाल में नेपाली ही मातृभाषा के रूप में, और संपर्क भाषा में तो दूसरा बात है, करीब 45 से 48% नेपालियों का मातृभाषा नेपाली ही है, और दूसरा नंबर में मैथिली आता है, उसका 11% के आसपास है। नंबर भोजपुरी आता है, उसका 8% आता है। चौथे नंबर में अवधी है, उसका 6% है। उसके बाद थारू, उसके बाद तामांग, उसके बाद नेवार, इस तरह करते अब लोपोन्मुख भाषा, एक वक्ता मुश्किल से मिला ऐसा भी भाषा है, संभवतः वो लोप हो जाएगा। और भाषा में ये है कि भाषा में मत्स्य न्याय चलता है। अब मत्स्य न्याय समझते होंगे कि बड़े भाषा छोटी भाषा को खा जाती है, कल परसों भी हुआ था। अब यहाँ इसीलिए मातृभाषा का प्रावधान रखा गया है कि भाषा नष्ट न हो, और भाषा के लिए यहाँ संवैधानिक रूप से भाषा आयोग अगर एक संवैधानिक व्यवस्था है, वो उस भाषा, किसी भी भाषा को उत्थान के लिए प्रयत्नरत रहता है। ऐसा भाषा का सिचुएशन है। और मैंने कहा मातृभाषा में भी शिक्षा है, कक्षा 1 से लेकर भाषा में एसएलसी तक, लेकिन मूल भाषा सरकारी विद्यालयों में नेपाली की ही माध्यम है, और बोर्डिंग स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई जाती है। और उच्च शिक्षा में विषय को देखकर किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम है और किसी विषय में नेपाली माध्यम है। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर एक सवाल आया है, प्रोफेसर प्रभात उप्रेती जी हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारे शो में भी थे। वो पूछ रहे हैं कि दशरथ चंद्र क्रांतिकारी के बारे में कुछ बताएं।
और उनकी तरह के क्रांतिकारियों को पाठ्यक्रम में जगह दी गई है या नहीं दी गई है दशरथ चंद्र के बारे में? जी बिल्कुल। दशरथ चंद्र नेपाल के राणा शासन के अंत करने के लिए वैसे तो बहुत शहीद हुए, उसमें से 4 शहीद, बहुत शहीदों का नाम लिया जाता है। गंगालाल, दशरथ चंद्र, भानुभक्त, इस तरह 4 तो 4 शहीदों में दशरथ चंद्र ही हैं, इसलिए वो तो सुदूर पश्चिम से उनका रिलेशन है। और उन्होंने नेपाल के राणा शासक को विरुद्ध में उन्होंने संघर्ष किया और उनको शहादत कर दिया गया। राणा शासन ने उनको मृत्युदंड दिया और उनके सम्मान में दशरथ रंगशाला स्थापना है और कितनी सड़कें कि उनके नाम पर स्थापित है। और उनके जन्म स्थल में उनका शालिक वहाँ कुछ है, कितनी नगर पालिकाओं का नाम उन पर है। और पाठ्य पुस्तकों में इन 4 शहीदों पर पाठ्य पुस्तक के किसी भी लेवल में उन लोगों का जीवनी पढ़ाया जाता है, ऐसा है। बढ़िया। तो हिंदी की क्या स्थिति है सर नेपाल में? हिंदी का भी कुछ है या? ये मैंने एक बात कहा था कि मत्स्य न्याय, अभी तो नेपाल में 45% हम लोग नेपाली हैं मातृभाषा वाले, लेकिन हिंदी का इतना प्रभाव है कि अब पूछिए, मैं ही इसका प्रमाण हूँ। मैंने कभी हिंदी कक्षाओं में नहीं पढ़ा, फिर भी काम चलाओ कर लेता हूँ। अब ये है कि मेरे दो नाती ग्रैंड सॉन्स हैं, वो एक 4 साल का है और 6 साल का दूसरा है, वो हिंदी में बात करते हैं, जबकि मेरे परिवार में कोई हिंदी नहीं बोलता। तो ये जो चैनल वाले हैं, चैनल वाले से हिंदी वो सीख रहे हैं। अब मैं हिंदी भाषा सीखा कहकर गर्व करूं या नेपाली भाषा भूल जाने वाला है कहकर पीड़ा में रहूं, इससे दुविधा है। अब घर में महिलाएं हिंदी में बात कर सकती हैं सीरियल की वजह से, स्टार प्लस से लेकर वगैरह वगैरह, इसलिए बच्चे से लेकर हिंदी चैनल प्रिय हैं नेपाल में। और नेपाल में ऐसे तो टेलीविजन करीब 100 के आसपास है, लेकिन प्रोग्राम अभी उतना जम नहीं पाया है। भविष्य में अगर हो तो शायद नेपाली प्रोग्राम ज्यादा लोग देखेंगे, लेकिन अभी आप लोगों का हिंदी चैनल ही ज्यादा देखते हैं। इसलिए हिंदी नेपाल में ऐसे तो राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं है, तो पर भी हिंदी नेपाल में बोलते हैं, बुझते हैं, समझते हैं। कितने सांसदों ने हिंदी में भाषण किया है। नेताजी अगर तराई में जाते हैं तो हिंदी में ही बात करते हैं, इसलिए हिंदी का अच्छा ही प्रभाव है। मैं तो कहाँ तक डरा हूँ कि मत्स्य न्याय कहीं नेपाली को खा न जाए, यहाँ तक ऐसा बिल्कुल नहीं होगा सर। जोशी सर कुछ पूछ रहे हैं। जी जोशी सर। जी राम राम डॉक्टर ध्रुव जी। अभिवादन। मेरे बहुत सामान्य से प्रश्न है, मैं आपको बीच बीच में सुन रहा था, थोड़ा लिंक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि नेपाल शब्द का अर्थ क्या होता है? नेपाल शब्द का अर्थ क्या है? और दूसरा कि हिंदी का, जैसे अभी डॉक्टर भट्ट ने बात कहा, तो भारतीय फिल्मों में हिंदी को नेपाल में कहाँ तक प्रचलित किया? हिंदी फिल्मों का प्रभाव यहाँ तक कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, इसके लिए क्षमा करो। हिंदी फिल्मों का आपका साउंड ज्यादा स्पष्ट नहीं हुआ सर। मैं दोहरा देता हूँ सर का सवाल। सर कह रहे हैं कि एक तो नेपाल शब्द का अर्थ पूछना चाह रहे हैं और दूसरा कह रहे हैं कि हिंदी फिल्मों का नेपाल में कितना प्रभाव है। जी नेपाल शब्द का अर्थ मैंने पहले भी शुरुआती में कहा था कि ऐसे तो ने का ऊन भी अर्थ होता है, वहाँ उनका ऊन से भी नेपाल हुआ ऐसा कहा जाता है। लेकिन प्राय तो ये मानते हैं कि ने नामक एक ऋषि थे, उनसे पालित हुआ प्रदेश, पालित हुआ जगह, पालित हुआ देश
इसलिए नेपाल ऐसा प्रामाणिकता, इसमें ज्यादा प्रामाणिकता है। उसके बाद कितनी भाषाओं में ने पा कर, और उसमें नेवारी भाषा से शब्द आया है, कोई कहते हैं, कोई संस्कृत से आया कहते हैं, लेकिन अभी तक ये मान्यता है कि ने नामक ऋषि द्वारा पालित भूभाग होने से नेपाल हुआ। अब जहाँ तक हिंदी फिल्मों का है, वहाँ नेपाल में हिंदी फिल्मों का जहाँ धारावाहिक हुआ, वहाँ तो फिल्म का धारावाहिक से पहले टीवी नहीं आया था, तो नेपाली फिल्म करीब रखिए, नेपाली फिल्म अभी तो ज्यादा बन रहा है, लेकिन पहले नेपाली में फिल्म नहीं बना था, तो हॉल में हिंदी ही फिल्म लगता था और लोग हिंदी ही फिल्म देखते थे। इसलिए अभी कुछ नेपाली फिल्मों का शुरुआत हुआ है, और अभी हॉल नेपाल के काठमाडौँ के हॉल में प्राय नेपाली ही फिल्म है, लेकिन हिंदी फिल्मों का कमी नहीं है। और वहाँ रिलीज होते हुए जिस दिन वहाँ रिलीज हुआ, अभी तो टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा है कि उसी दिन यहाँ भी उसका शुरुआत होता है, इसलिए हम लोग ये हिंदी फिल्म का प्रभाव नेपाल में ज्यादा है। भेज नहीं, तराई में तो भोजपुरी भाषा का भी है। वहाँ की नेपाल की शिक्षा व्यवस्था में कला का कितना प्रभाव है, कला की क्या महत्वता है? कला या संस्कृति में सब कुछ आ जाता है। मैं सिर्फ संगीत का नाम नहीं ले रहा, मैं नृत्य का नाम नहीं ले रहा, मैं कला संस्कृति शब्द दीजिए, कला भी संस्कृति का हिस्सा है। नेपाल की शिक्षा व्यवस्था में संस्कृति की क्या व्यवस्था, क्या दशा है? Please. जी, मैंने सुना, आपका प्रश्न सुना। संस्कृति सभी देशों का अपना पहचान है, अगर संस्कृति खो गई तो पहचान चला गया। इसलिए अपना संस्कृति को संरक्षण करना सभी देशवासियों का दायित्व है, और शिक्षा के माध्यम से उसको पूरा किया जा सकता है। तो संस्कृति में अब जहाँ हम लोग का ये है कि कम से कम 125 भाषाएं और जाति हैं, तो उन सभी को संस्कृति किसी न किसी रूप में, किसी न किसी पाठ्यक्रम में उसको रखा गया है। और स्पेशल संस्कृति ही के लिए, लोक साहित्य के लिए ही अभी हाल ही 2 वर्ष पहले यूनिवर्सिटी में, सातवें यूनिवर्सिटी से एक यूनिवर्सिटी में डिग्री में लोक साहित्य मात्र की, लोक वार्ता, फोकलोर की भी प्रयास किया था। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में फोकलोर की पढ़ाई हो, उसका पाठ्यक्रम भी तैयार किया था। संयोग से मैं उसका सदस्य भी रहा हूँ। नेपाल में एक फोकलोर सोसाइटी नामक एक संस्था है, वो अब आप लोग को पता है कि हम लोग सुदूर पश्चिम में गए थे, और मनोहर जोशी वहाँ के यहाँ आए हुए थे, और उन्होंने पेपर भी प्रेजेंट किया था। तो सांस्कृतिक जागरण, अब हम लोग के पास 2 ही चीज तो है, एक प्रकृति है और एक संस्कृति है। ये बात, गरीबी को देखने के लिए तो और क्या चाहिए फिर? प्रकृति संस्कृति है, और भूटान के पास भी यही है, नेपाल के पास भी यही है, प्रकृति और संस्कृति, भूटान। और वो देखिए कितने खुश रहते हैं आप लोग। ये है कि लोग संरक्षण, भारत के पास ये चीजें होकर भी दुखी रहते जी। लेकिन भारत के पास भी प्रकृति है, संस्कृति है, लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। आप लोगों के पास प्रकृति और संस्कृति है, खुश रहते हैं। भूटान के पास प्रकृति और संस्कृति है, खुश रहते हैं। तो ये है कि इसलिए संस्कृति पहचान है जी, और पाठ्य पुस्तकों में किसी भी तरह उसका समायोजन है। अब जैसे लोक कथा हुआ तो
पाठ्यपुस्तक में लोककथा का समायोजन हुआ, बाल लोकगीत का समायोजन हो रहा है। इसलिए लोक साहित्य का किसी भी स्वरूप का जिसका प्रयोग हो, उपयुक्त तो हो, इस तरह होता है। और लोक साहित्य में अनुसंधान हुआ है, मैंने भी लोक साहित्य कहें इडियम्स में पीएचडी किया है। इसलिए अपना संस्कृति संरक्षण के लिए हमारे पुस्तक सक्रिय हैं, लेकिन पिछले पुस्ता ये है कि जो जितना संस्कृति को तोड़े वो उतना ही आधुनिकता, ऐसा रोग आ गया है कि जो जितना अपना संस्कृति को तोड़े वो उतना ही आधुनिक कहा जाता है। ऐसा दुर्भाग्य है। और इसलिए पता नहीं कि ये कब तक संस्कृति का संरक्षण हो सकेगी, नहीं पता, लेकिन प्रतिष्ठ है जी। जी प्लीज। जी बहुगुणा जी बोलिए सर। डॉक्टर साहब, हम लोग जब पिछली बार नेपाल गए थे, भट्टी आपको भी याद होगा, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अगर आप घूमेंगे तो छोटे छोटे मोहल्लों से लेकर के बड़े बड़े शहरों तक पे बोर्ड लगे मिलेंगे, एक हफ्ते में अंग्रेजी सीखे या चंद दिनों में अंग्रेजी सीखे। वहां मैंने देखा कि जापानी सीखे का बहुत ज्यादा मैंने बोर्ड देखे जी। तो इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया कि जापानी और के क्या कारण है वहां पर जी। तो ये है जी, मैं कहूँगा कहीं जापानी हुआ, कहीं कोरियन हुआ, कहीं अरेबिक भी हुआ, कहीं इंग्लिश तो होना ही था। तो ये है कि युवा लोग अब यहाँ सभी युवाओं का सरकार रोजगारी दे नहीं सकता। फैक्ट्रियां, उद्योग धंधा, ये राजनीतिक अस्थिरता के बदौलत ज्यादा नहीं है, फैक्ट्री वगैरह नहीं है जहाँ काम हो सके। तो यहाँ का मेन पावर जो है युवा शक्ति, वो युवा शक्ति विदेश पलायन है। और जाते वक्त कोई ज्यादातर तो अरब कंट्री में जाते हैं, ज्यादातर अरब कंट्री में जाते हैं, और उसके बाद कोरिया में जाते हैं, प्रामाणिक रूप से ही जाते हैं। नेपाल सरकार और कोरिया सरकार के बीच समझौता भी हुआ है कि कितने वर्षों में कितने नेपालियों को वहाँ कामदार के रूप में लिया जाएगा। उसका भाषा का परीक्षा होता है, परीक्षा में पास होने के बाद उपयुक्त तो उम्मीदवारों को कोरिया ले जा सकते हैं, कोरिया सरकार ले जाती है। इसी तरह जापान में भी है। और हम लोग दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य कहें, मैन पावर जो देश का मेरुदंड है, हम लोग मैन पावर दूसरे देशों को बेच रहे हैं। ऐसा कहने में तो दुख लगता है, लेकिन क्या करें, ऐसा स्थिति है। इसलिए भाषा सीखने को हैंगिंग बोर्ड देखा होगा। इसका वजह यह है कि श्रमिक वहां जाते हैं और रेमिटेंस भेजते हैं। रेमिटेंस का हमारे अर्थतंत्र में बहुत हिस्सा रेमिटेंस से चल रहा है मुल्क, ऐसा अवस्था है जी। और कोई कुछ जी सर, जोशी सर एक सवाल पूछना चाहता है, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि भाषाओं की बात चल रही थी। तो ये चाइनीज जो भाषा है सर, मैंडरिन, उसका क्या हाल है, उसका कितना दखल है? अभी मैंने सुना है कि बहुत तेजी से लोग चाइना उस पर जो है जोर दे रहा है कि नेपाल के लोग मैंडरिन सीखें। नहीं, वैसे तो अब ये आपका इंफॉर्मेशन आपके पास कैसे पहुंचा मुझे पता नहीं है, क्योंकि अगर चीन में रोजगारियों का कुछ अवसर हो, चीन सरकार कहे कि मैं नेपालियों के लिए रोजगारी का अवसर देता हूं, तो रोजगारी भी है। लेकिन अभी वैसा चीन जिस तरह मतलब अन्य भाषाओं का प्रभाव है, चीन भाषा उतना ज्यादा प्रभाव नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन शायद मेरे विचार से ठीक न हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। हाँ, मैं सर जब नेपाल आया था तो नेपाल के लोगों ने बताया था, पिछले साल बहुगुणा जी और हम लोग नेपाल जब में थे, तो वहाँ कुछ लोगों ने ये जानकारी हमें दी थी, तो उसको मैं पुष्ट करने के लिए आपसे बात पूछ रहा था। हाँ, ये है कि कुछ कंपनियां, कुछ नेपाल के कंस्ट्रक्शन में चाइनीज कंपनियों का ठेका मिला है और वो नेपालियों का उसमें इन्वॉल्व करते हैं। इसके लिए कुछ जनशक्ति के लिए प्रयोग के लिए चाइनीज भाषा का आवश्यकता हुआ हो, लेकिन
राष्ट्रीय रूप से उसने आह्वान नहीं किया है, उसका प्रभाव नहीं है। अब जिसको सीखना चाहिए, जैसे नेपाली चीन में पढ़ाई होता है, कितनी यूनिवर्सिटी में यहाँ के हमारे कॉलेज लोग भी गए हुए हैं। आपका नेपाली में अब ये क्या दार्जिलिंग में भी नेपाली डिग्री तक पढ़ाई हुआ है, होता है, आपको पता ही होगा, बनारस में भी है। इस तरह शिक्षित जगत में अब वहाँ से चीनिया लोग नेपाली भाषा सीखने को आते हैं। करीब 10-15-20 वर्ष से वो लोग आ रहे हैं, वर्ष के 5-7-10-15 आ रहे हैं, और यहाँ से पढ़ाने के लिए भी कुछ जा रहे हैं। ये दूसरी बात है, लेकिन उस तरह फ्लो अभी नहीं हुआ है जिस तरह आपने सुना। मेरी जानकारी में हो सकता होगा, मैं नहीं पूछ सकता। जी जी, जोशी सर कुछ पूछ रहे हैं। डॉक्टर ध्रुव, मुझे पिछले वर्ष श्रीलंका जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। और श्रीलंका में भी जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है जी, जिस तरह से चीन अपना पैसा खर्च करके होटल, सड़कें, पुल, रेलवे इसको डेवलप करता है, उस लिहाज से ये कंसर्न है इंडिया का, और एक भारतीय होने के नाते न कि के विश्व में, जैसा आपने कहा कि हमने जो पेपर में ये मीडिया रिपोर्ट्स है, आपने कहा कि भर्ती का अनुमान गलत है, लेकिन पूरे देश के, भारत में पूरे देश के मीडिया का आकलन था कि चीन ने भारत को, चीन ने नेपाल को काफी हद तक प्रभावित करने की कोशिश की है। उसका हम ये इस शो का हिस्सा नहीं, ये शो का हिस्सा नहीं है, लेकिन नेपाल ने नक्शा चेंज किया उससे हम सब भारतीय बहुत दर्द हुआ। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि पलायन हो रहा है और कोरिया जाते हैं, दार्जिलिंग आ रहे हैं, तो क्या ऐसा हो रहा है कि बाहर के दूसरे देशों के लोग आके नेपाल में जमीन खरीद रहे हैं? उत्तराखंड में हम ये महसूस कर रहे हैं कि उत्तराखंडी लोग जो है पलायन कर रहे हैं जॉब के लिए, और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन है कि देश के किस जाति प्रदेश के लोग उत्तराखंड में आके धीरे धीरे। आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही सर, कट के आ रही है। साफ नहीं हुआ है सर, आपकी इसलिए मैं आवाज आपका स्पष्ट नहीं है सर। 30% ही सुन पाया, इसलिए मैं सॉरी। थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत है शायद, या कुछ और प्रॉब्लम है, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। जी, इस बीच सर प्रभात उप्रेती जी ने एक सवाल पूछा है डॉक्टर साहब आपके लिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है प्रोफेसर साहब का। वो पूछ रहे हैं कि गोरखा दुनिया के सबसे बहादुर योद्धा माने जाते हैं। स्क्रीन पर मैंने लिखा भी है, वो आप पढ़ भी सकते हैं। गोरखा दुनिया के सबसे बहादुर योद्धा माने जाते हैं, उनके बारे में बालकों को क्या पढ़ाया जाता है करें, कुछ प्रकाश उनकी बहादुरी के बारे में भी डालें। कहते हैं गोरखाली मानछन दिन खुगरी, हम चल दई ना चिट्ठी पाठे दिनों तेर हृदय ना। देखिए, ये गोरखालियों का सवाल जो है, ये भी जैसा मैंने अभी कहा कि बेरोजगारी का उपज है। ये गोरखाली बहादुर हैं, इसमें कोई शक नहीं, और उसी बहादुरी से उन्होंने अंग्रेज को हराया किंदुलीगढ़ी में। फिर अब उन्होंने अंग्रेजों के आगे कुछ समस्या हुई, यहाँ का नहीं भेज पाया, इसलिए बलभद्र कुंवर जैसे बहुत सेनाएं होते हुए हम लोग सुगर संधि हुआ तो सीमित आ गए, मिर्ची और काली में सीमा का आ गया, नहीं तो ग्रेटर नेपाल था, अब आप लोग जानते ही हैं। अब उसके बाद उस पहले शुरू में उसी सेना जो अंग्रेज से लड़े हुए सेना जब संधि हुआ तो उसका जो राष्ट्रीयता का भाव मरा नहीं था, इसलिए वो वहां गए। जो अंग्रेज विरुद्ध जब जो संघर्ष हो रहा था उसमें शामिल होकर अंग्रेज के साथ लड़े। इस तरह कुछ गए लाहौर, तो वो सब कहते हैं लाहौर शुरू में गए। अब उसके बाद जब बहादुरी देखा अंग्रेजियों ने नेपालियों का,
तो गोरखा सेना भर्ती केंद्र खुला यहाँ, और नेपालियों का वहाँ मांग हुई, नेपाली को बहादुरों का मांग हुई, लेकिन ये बहादुरी है और वीसा ट्रस्ट वगैरह नेपाली भी ब्रिटिश साम्राज्य के तहत प्रथम विश्व युद्ध में या द्वितीय विश्व युद्ध में प्राप्त किया, लेकिन नेपाल के लिए, नेपाल के पक्ष में नहीं लड़े। इसीलिए गोरखालियों का वीरता, वैसे मैं नेपाली हूँ, मेरे गोरखाली भाइयों हैं, इसलिए मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर वो वीरता नेपाल के लिए होता, जिस तरह बलभद्र कुंवर बकी भाभा ने किया, अगर इस तरह होता तो और ज्यादा होता, लेकिन युद्ध लड़ा, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने राष्ट्र के लिए नहीं, दूसरों के राष्ट्र के लिए कुर्बानी हुई। ये यथार्थ है। इसलिए हम कितने भी में उल्लेख है, लेकिन ज्यादातर नहीं है। इसका वजह कारण ये है कि अपने राष्ट्र के लिए तो ये लोग नहीं लड़े, दूसरों के लिए लड़े हैं। बहादुरी दूसरों के लिए बहादुर है। और ब्रिटिशर का भी जो आप कहते हैं कि मैं किसी भी सेना से नहीं डरता, लेकिन गोरखालियों का नाम सुनते ही मेरा मुट्ठू हिलता है, ऐसा कहा गया है। और जहाँ भी हो, फोकलैंड में युद्ध भी हो, कहीं भी हो, कहीं भी युद्ध भी हो, गोरखाली सेना सबसे ये बहादुरी का निशान है, परिचायक है, उसमें गर्व है, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए अगर होता तो और गौरवान्वित होता। सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और हम आज हेमंत बिष्ट जी को बहुत मिस कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे थे जुड़ने की। मेरा सबसे निवेदन है कि एक बार आके दर्शन जरूर दें, क्योंकि पहला रन आपने बनाया था सर। आज आप 150 में नॉट आउट चल रहे हैं हेमंत सर, तो अनुरोध है कि थोड़ी देर के लिए प्रकट हो और हम सबसे बातचीत करें। मनीषा टीकादार पूछ दिए हैं सर कलकत्ता से, हाउ नेपाल्स लैंडफॉर्म एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इज अफेक्टिंग द एजुकेशन सिस्टम। देखिए, अभी इतना ये नहीं हुआ कि कम्युनिकेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम में अभी कनेक्शन, ये जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में उसका कुछ प्रयास हुआ, और प्रत्यक्ष प्रसारण जिस तरह टीवी वगैरह नेपाल सरकार ने कुछ किया है, और रेडियो, दूर शिक्षा प्रोग्राम इस तरह का है, लेकिन अभी कक्षा में अभी इतना ज्यादा कम्युनिकेशन का प्रभाव नहीं रहा है। प्रत्यक्ष ही लोग पढ़ाते हैं दूर दराज में, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो, उस तरह उस जगह में कंप्यूटर या संचार का साधन नहीं पहुंच पाया है। ऐसा है, कितने में इसका प्रयोग हो रहा है ये भी है। हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग भी अभी लॉकडाउन हुआ था तो इसी माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। अभी छुट्टियां हैं जी जी। नहीं, आवाज नहीं आई भट्ट सर। मैं माफी चाहता हूँ सर, म्यूट था माइक, तो अब खुल गया, आवाज आ रही होगी। मैं एक बात, भगोड़ा जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए सर, आपके पीछे खटर पटर बहुत है, इसके बाद आपका सवाल लूंगा मैं। तो मैं ये कह रहा था सर कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है, सब कुछ है। और भारत में एक हिस्से में नेपाली बोली जाती है, जैसे सिक्किम के हिस्से में बोली जाती है, और जो कुछ बॉर्डर एरिया है थोड़ा थोड़ा नेपाली बोली जाती है, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है, बहुत ही कम है भारत की जनसंख्या के हिसाब से। इसके बावजूद भारत ने नेपाल को जो है अपनी आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया है। आपको शायद पता होगा, हमारे भारत के संविधान की ऑफिशियल लैंग्वेज में नेपाली भी है। तो नेपाली को सम्मान हमने दिया है और इसका हमें बड़ा गर्व है। इसका भारत के लोगों को बहुत गर्व होता है कि नेपाली भाषा को हम पूरा इस देश में सम्मान देते हैं। लेकिन आपके यहाँ सर जो संघर्ष के बाद मिला है, संघर्ष के बाद मिला है सर, वो इसी तरह नहीं दिया गया है। संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद मिला है जी। गोरखालैंड लोग किए हैं। क्या 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 नेपाल में किसी भारतीय भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है सर? हाँ जी, नहीं, भारतीय प्रयास बहुत हुआ है।
और हमारे जी। तराई वासी जो सांसद वगैरह हैं, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि नेपाल में सरकारी स्तर पर इसका मान्यता दे, लेकिन क्यों नहीं दिया गया, इसका वजह यह है क्योंकि यहाँ हिंदी मातृभाषी नहीं है, नहीं के बराबर है। हिंदी बोलते हैं, बोलना और मातृभाषा होना अलग बात है। यहाँ भोजपुरी बोला जाता है, भोजपुरियों का मैंने अभी कहा कि वहाँ का शिक्षा व्यवस्था है, और मैथिली बोली जाती है, मैथिली का पाठ्यक्रम है, मैथिली में पढ़ाई होती है। हिंदी मातृभाषी नहीं के बराबर है। हाँ, भोजपुरी और मैथिली या अवधी भेंट हुए तो खड़ी बोली हिंदी मिश्रित बोली बोलते हैं, दूसरी बात है, लेकिन मातृभाषी हिंदी यहाँ नहीं है, शायद इसीलिए नहीं दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, नहीं मैं तो इसलिए कहता सर कि हमारे यहाँ भी मातृभाषा नेपाली जो है, इतने बड़े देश में 130 करोड़ के देश में 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ भी नहीं है जो लोग नेपाली बोलते समझते हैं लिखते हैं, नहीं के बराबर है। इसके बावजूद हमने सम्मान दिया। बहुगुणा जी कुछ पूछ रहे थे। जी बहुगुणा जी। जी, मैं डॉक्टर साहब को ये बताना चाहता था कि जहां मैं रहने वाला हूं देहरादून जी। की एक खासियत है, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में जो तिब्बती लोग हैं सबसे ज्यादा धर्मशाला में रहते हैं, दूसरे नंबर पे देहरादून में रहते हैं। जी, नेपाल के मूल के लोग सबसे ज्यादा फिर दार्जिलिंग में रहते हैं, और उसके बाद फिर देहरादून में रहते हैं। देहरादून में नेपाली जो है बहुत कॉमन बोली जाती है। मेरी छोटी बहन आसानी से नेपाली बोल लेती है क्योंकि उसकी बहुत सारी सहेलियां नेपाली है। मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ ऋषिकेश में, उस हमारे बगल में बहुत सारे नेपाल के लोग जो फौज से रिटायर हुए हैं, सब लोग रहते हैं। तो हम लोग तो एक जगह का नाम ही नेपाली फार्म है, तो आपके तो पड़ोस में नेपाली फार्म भी है। मेरे पड़ोस में नेपाली फार्म है जो उत्तराखंड गढ़वाल के राजा ने कभी नेपाल के राजा को दे दिया था। नेपाल के राजा का अभी भी यहाँ पे महल वहल कई चीजें हैं। तो हमें कभी लगा नहीं था, जब भटजी और हम लोग गए थे नेपाल गए थे, तो मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मैं दूसरे देश में हूँ। थोड़ा बहुत भाषा की दिक्कत तो यहाँ भी आती है। कहीं मैं कुमाऊं में चल जाता हूँ तो मुझे कुमाऊं ढंग से समझ में नहीं आती है, जौनसार में चले जाता हूँ तो वो भी ढंग से समझ में नहीं आती है, हिमाचल में। वो भाषा की दिक्कत को अगर छोड़ दें तो मुझे एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी दूसरे देश में हूँ। मैं और भी कई देशों में गया हूँ। आप भी हिंदुस्तान मेरे ख्याल कई बार आए होंगे, आपको कैसा लगता है जब हम हिंदुस्तान में आते हैं? नहीं, जिस तरह आपका अनुभव है, मेरा ही अनुभव सकारात्मक ही है। अब दुर्भाग्य कहें, अब जब पहले हम वहाँ दार्जिलिंग गए थे दो साल पहले, तो मुझे ये लगा नहीं कि मैं दूसरे देशों में हूँ। और वहाँ का प्लस एक बात है कि यहाँ अब जैसे काठमांडू का आदिवासी नेवार सब हैं, वो नेवारी में ही बात करते हैं। और अब वहाँ जितने भी नेवार हो या लामा हो या प्रधान हो या जो भी हो, सभी का भाषा नेपाली ही है। इसलिए मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं दूसरे देशों में आया हूँ। ये तो भाषा और संस्कृति ऐसी कड़ी है जो आदमी को जोड़ता है। और हम भी कितनी बार बनारस वगैरह गए, बम्बई भी वगैरह गए, लेकिन उस तरह किसी तरह का भी फीलिंग नहीं हुआ कि मैं दूसरों देशों में आया हूँ, क्योंकि भाषा है। मैं टूटा फूटा ही सही हिंदी बोल लेता हूँ और वो समझ जाता है तो हो गया। जी, ऐसा है। इसलिए दूसरे देशों का, इसलिए तो देखते हैं खुला सीमाना वगैरह। यहाँ के नेपाली लोग कितने काम के लिए भारत जाते हैं, भारत में बिहारी लोग कितने नेपाल में काम के लिए आते हैं। इस तरह चल रहा है बहुत साल। रोटी का संबंध आपने कहा, और ये है कि कुमाऊं और गढ़वाल से और नेपाल के सुदूर पश्चिम में तो इतना निकटता है कि आपके यहाँ जितने थर हैं, दूध पनेरू भट्ट, यहाँ तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे थर वाले सरने वाले हैं। इसलिए भारत में दक्षिण, हमारे नेपाल में दक्षिण ओर जाएं तो बिहार और उत्तर प्रदेश का सम्मिश्रण है, पश्चिम में जाएं तो उत्तराखंड और नेपाल की पश्चिम भूभाग की सम्मिश्रण है, कल्चरल सम्मिश्रण है। और मैं तो अब उतना नहीं, पश्चिम सुदूर पश्चिम में भाषा उतना नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि जब जोशी जी आए थे तो वो कुमाऊं में बात कर रहे थे और यहाँ के लोग उसी को समझ रहे थे। वो गढ़वाली में सुदूर पश्चिम की डोटेली बोलते थे
और वो समझ जाते थे। इस तरह का निकटता है। जी जी बिल्कुल। जी, एक सवाल है सर, गिरीश चंद्र जी हमारे एक दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि भारतीय शिक्षा में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे चाहने से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आधुनिक शिक्षा आधुनिक शिक्षा का मतलब अंग्रेजी ही पर्याय है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे संस्कृतियों ने इतना ये अनुसंधान किया है, उसको आधुनिकीकरण हम लोग कर नहीं पाए, ऐसा हमको लगता है। देखिए, भारतीय अब संस्कृत में जो लिखा गया। अब वो भरत मुनि से लेकर आप दंडी ब्रह्मा जगन्नाथ तक भी आ सकते हैं। वो ये जो संस्कृत साहित्य का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को या एरिस्टोटल का सिद्धांत या कलरीज का से लेकर कुछ कम नहीं है, लेकिन हम लोग अपनापन को जुगाड़ नहीं कर पाए। आधुनिक शिक्षा का मतलब अंग्रेजी ही ऐसा नहीं भी हो सकता है। हम लोग अपना जो पूर्वीय सभ्यता का शिक्षा था, उस शिक्षा को आधुनिकीकरण करते तो मैं ऐसा चाहता था। और सब तो ठीक ही है, मैं उतना वहाँ से परिचित नहीं हूँ, लेकिन ये है कि पुस्तकें, बहुत अच्छी पुस्तकें अनुवाद हुआ है संस्कृत का, हिंदी में हुआ। मुझे लग रहा है नेटवर्क की थोड़ा सा दिक्कत है सर। जैसे ही वो नेटवर्क ठीक होता है हम आगे उनसे चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच प्रभात उप्रेती जी का, प्रोफेसर सर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट आया, हम सबके लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। वो कह रहे हैं कि आपकी सारी टीम को बधाई, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे मैं सब काम छोड़कर देखता हूँ। जिसकी भी कल्पना है वाह वाह है। विदेश से भी अध्यापक आए और इसकी यह खूबी भी रही, हर सवाल को फ्लैश किया जाता है, वार्ताकार के आगे रखा जाता है, यह दर्शकों का भी सम्मान है। इस कार्यक्रम से बहुत सीखा, धन्यवाद, इसके लिए छोटी सी बात है। सर, हम आपके इस कमेंट, ये आपका कमेंट जो हमारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है, और इसके आगे कुछ नहीं है। हमने जो शो जिस अवधारणा से शुरू किया था, आपकी टिप्पणी बता रही है कि वो अवधारणा हम साकार करने के बहुत नजदीक हैं, बहुत करीब हैं। जोशी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस टिप्पणी के बारे में? जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। जोशी सर, माइक अनम्यूट कर लीजिए जी। इसके लिए डॉक्टर डी.एन. भट्ट जी और मुकेश बहुगुणा जी ही इसका उनको श्रेय दिया जाना चाहिए, जिन्होंने दोनों ने ये संकल्पना की और शो को रखा। में बहुत अच्छा है। एक अब नशा सा हो गया है, चाहे आज बिहार के इलेक्शंस का रिजल्ट हो, चाहे वो IPL हो, किसी नहीं करना देखने का इच्छा है कि प्रोफेसर ढंग से बातचीत की जाए और सांस्कृतिक समरसता को आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो संकल्पना ने से आपने इस प्रोग्राम को शुरू किया, आप बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद जी। जोड़ा शिक्षक, कलाकारों को जोड़ा, तो नतमस्तक हूँ। मुकेश बहुगुणा जी और आपके प्रभात दा ने जो टिप्पणी की है वो मैं साधु उनको धन्यवाद देता हूँ, और मुझे लगता है कि उनकी टिप्पणी भी इतनी सारगर्भित है कि मेरे टिप्पणी करना, उस पर कोई कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। मैं उनको, ये हमारे लिए आशीर्वाद है उनका, हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनके, है ना, ये उनका आशीर्वाद है हमारे लिए, तो आशीर्वाद पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। जी जी, वाह, आपने जो है टिप्पणी करके भी कह दिया कि टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या बात है सर, आपका तो अंदाज ही कुछ और है। जी, तो हम लौटते हैं, नेपाल चलते हैं, दोबारा से काठमांडू पहुंचते हैं। तो बीच में नेटवर्क की बाधा आ गई थी सर, हम बातचीत कर रहे थे। तो नेपाल में सर जो 7 अलग अलग राज्य हैं, अब तो उनके नाम भी कुछ रख दिए गए हैं, पहले तो गिनती से थे वो 1 से 7 तक। तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में स्वायत्तता है, या फिर केंद्र से जो शिक्षा की व्यवस्था लागू की जाती है वही उनको माननी पड़ती है?
देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अभी अभी अब 2 साल, अभी तो नामकरण भी नहीं, इसीलिए ये कहना है। ऐसे तो सैद्धांतिक रूप से प्रांत का ही अधिकार है, लेकिन केंद्र जी पकड़ रखा है कि कितने भी सब्जेक्ट है वो केंद्र ही करें, ऐसा है। और उसमें अभी अभी तो केंद्र ही चला रहा है, और सिर्फ एक सब्जेक्ट स्थानीय स्थानीय सरकार बना सकती है कि स्थानीय नाम का एक सब्जेक्ट दिया गया है, और केंद्र ही अभी तक तो केंद्र ही संचालन कर रहा है। केंद्रीय पाठ्यक्रम विकास केंद्र है, उसका ही पुस्तक सभी सभी राज्यों में, सभी प्रांतों में निःशुल्क दिया जाता है। और उसमें प्रांतीय जो मैनेजमेंट व्यवस्थापन वगैरह प्रांत को है, लेकिन पाठ्य पुस्तकीय जिम्मा अभी तक केंद्र को ही है, केंद्र में ही है। हो सके कब जाए ये मुझे पता नहीं अब, क्योंकि अभी तक तो केंद्र में ही है। जी जी बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। और प्रभात प्रीति सर का जो कमेंट आया था सर जोशी सर, मैं उसके संदर्भ में कुछ और बातें कहना चाहता हूँ, तब फिर हम दोबारा सर के पास लौटेंगे, डॉक्टर ध्रुव सर के पास, उनसे बातचीत करेंगे। आज 150वां एपिसोड है सर, और लगातार दर्शकों के बहुत सारे बधाई संदेश स्क्रीन पर आ रहे हैं, और मैसेज भी हमारे पास व्हाट्सएप फेसबुक में आए हैं। तो ये सब सामूहिक प्रयासों का नतीजा है, ये एक टीम है, ये सबका प्रयास है। इसमें रजनीकांत शुक्ला जी हैं, इसमें राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं, इसमें गिरीश जोशी सर हैं, इसमें मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी हैं, इसमें हेमंत बिष्ट जी हैं, इसमें एक छोटी सी सबसे छोटी भूमिका में मैं हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं ले पा रहा हूँ और कुछों का नहीं ले पा रहा हूँ। जैसे हमारे नेपाल से ध्रुव सर जुड़े हैं, भूटान से हमारे नरेंद्र सर जुड़े थे, ऐसे बहुत सारे। और इस शो का हर दर्शक, हर गेस्ट हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि हम सब हैं। तो मैं एक सूचना ये देना चाहता हूँ आप सबको, कल हमारा 151वां एपिसोड होगा, और 151 का अंक जो है भारतीय संस्कृति में बड़ा शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कल हम 151 के बाद इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करेंगे इस शो का। तो कल के बाद हम सर आपसे हफ्ते में एक दिन मिलेंगे दर्शकों, हर गुरुवार को, क्योंकि गुरुजनों का शो है, तो गुरुवार को हम मिला करेंगे शाम को 6:30 बजे। समय भी थोड़ा बदलेंगे क्योंकि अभी जाड़े आ रहे हैं, तो 6:30 से 7:30 8 तक हम इसको खत्म कर लेंगे हर गुरुवार को, ये हमने तय किया है। और कल का जो हमारा अनवरत शो 150 आज है, कल 151वां रहेगा। कल के शो में सर गेस्ट रहेंगे हमारे दर्शक, कल के चीफ गेस्ट हमारे दर्शक होंगे, कल कोई स्पेशल गेस्ट नहीं होंगे हमारे शो में। तो जो भी लोग इस शो को देखते हैं, मेरा उन सबसे अनुरोध है कि वो अपनी प्रतिक्रिया का वीडियो बनाकर हमें भेजें। उस शो के बारे में उन्हें क्या लगा 150 दिनों में। 150 दिन का मतलब 5 महीने होता है, 5 महीने हम लगातार एक दिन भी छोड़े बिना आपके साथ रहे। तो इन 150 दिनों के बारे में हम चाहेंगे आपकी टिप्पणियां, आपके फीडबैक, आपके सुझाव, कैसा लगा, क्या लगा। आप सब जो भी शो को देख रहे हैं, आप सबको ये निमंत्रण है कि कल हमें वीडियो मैसेज भेजें, हम उसको चलाएंगे लाइव शो के दौरान। और कुछ लोगों को हम लाइव भी करेंगे, क्योंकि लाइव करने की सीमा है हमारे इस फॉर्मेट में, हम 5-6 लोगों से ज्यादा को एक बार स्क्रीन में ले नहीं सकते। तो इसलिए दर्शक हमारे हजारों की संख्या में हैं, और मैं चाहूंगा कि आप सब हमें वीडियो संदेश भेजें, अपने सुझाव भेजें, लिख के भी सवाल कर सकते हैं कल आप हमसे। कल का शो आपको समर्पित है, कल का शो हमारे प्रिय और स्नेही दर्शकों के लिए है। वो जो कहेंगे हम उस पर कर चर्चा करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे। वो चाहे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, चाहे बहुगुणा जी से सवाल पूछ सकते हैं, चाहे जोशी सर से पूछ सकते हैं, या हेमंत से पूछ सकते हैं। जी जोशी सर। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मैंने जो टिप्पणी की थी उसमें आपने बहुत छोटा सा एक वाक्य बोला कि छोटी सी भूमिका मेरी है। वो छोटी सी भूमिका नहीं है, वो जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ना डॉक्टर भट्ट, वो था आइडिया। ये आइडिया किसका था? आपने कहा मुकेश बहुगुणा जी का था, मुकेश बहुगुणा जी ने कहा डॉक्टर डी.एन. भट्ट का था। तो लेकिन आप दोनों का ये जो आइडिया था कि एक ऐसा शो शुरू किया जाए, तो उसके लिए आप दोनों को साधुवाद। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का रोल अधिक है या किसी का रोल कम है, मैं जानता हूँ और सब जानते हैं कि एक शो को मैनेज करना रोज टाइम से और टेक्निकल चीजों को लेके, और एक दर्शक एक वक्ता के न आने से दूसरे वक्ता को अरेंज करना, फिर तीसरे वक्ता को अरेंज करना, फिर एक लिस्ट बनाना, वो बहुत बड़ा काम होता है सर, बहुत बड़ा काम होता है। जैसा मैंने कहा था कि बिहार के नतीजे और
आईपीएल का फाइनल, वो रजनीकांत शुक्ल जी भी वही कह रहे हैं कि उसको छोड़ के यदि लोग बाग इससे जुड़े हैं तो सपना आप दोनों को बहुत बहुत जो भूमिका हम सबकी रही, वो चाहे विनीत थे या रजनीकांत शुक्ल थे या मनीषा जी वहां से थी या फरीदा चौधरी कश्मीर से थी, जो जुड़े वो तो ठीक है, हमने यज्ञ में आहुति दी, लेकिन यज्ञ किसने करवाया? वो था डॉक्टर डीएन भट्ट और मुकेश बहुगुणा जी। इसमें इतना ही कहना चाहता है। मैंने आपको वो जो आज का प्रश्न है वो मैंने आपको इंग्लिश में भेज दिया था, आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रश्न जो है भारत और नेपाल के साथ साथ पूरे विश्व का प्रश्न है। मैं एक हिंट दे रहा हूँ और उसका पता नहीं कितने आपके जवाब आए। जी धन्यवाद सर। तो हम अभी इन सब बातों पर कल चर्चा करेंगे, क्योंकि कल का दिन हमारा इन्हीं चर्चाओं के लिए है कि शो में कैसा रहा क्या रहा। 150 दिन के बारे में हम कल थोड़ा पीछे पलट के देखेंगे और थोड़ा आगे की तैयारी करेंगे। कल हम इस पर चर्चा करेंगे। हम आज के जो हीरो हैं शो के, आज के जो मेहमान हैं डॉक्टर ध्रुव प्रकाश घिमरे जी, आज हम फिर उनके पास लौटते हैं। तो घिमरे सर, आपके जो इतने सालों का शैक्षिक अनुभव है, इसमें कुछ 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 रोचक संस्मरण भी रहे होंगे। कुछ आपने बाल साहित्य को लेकर के काम किया, लोक कलाओं को, लोकगीतों को लेकर के काम किया। तो एक तो हम आपसे कुछ नेपाली गीत जरूर सुनना चाहेंगे सर। वो हमारी बड़ी इच्छा है कि हम नेपाली में आपसे कोई गीत सुने। धन्यवाद। और दूसरा आपको कोई संस्मरण सुनना चाहिए। ठीक है, अब कुछ संस्मरण तो होता ही रहता है। अब इतनी 25-26 साल यूनिवर्सिटी में रहे। अब ये है कि मेरी आवाज कुछ ज्यादा है। विद्यार्थी लोग कहते हैं कि अब ये हुआ कि मैं सर्टिफिकेट लेवल में पढ़ा रहा था 51-52 साल में सरस्वती कैंपस में, और मेरा ये मान्यता है कि कक्षा में अगर न हंसे, विद्यार्थी को नहीं हंसाया गया तो सफल शिक्षक नहीं है। ये मेरा मान्यता है, मैं वो अभी तक लागू कर रहा हूँ। सांदर्भिक कहीं न कहीं से कोई हास्य प्रसंग आना चाहिए, रिफ्रेशमेंट होना चाहिए, तभी तो मन लगता है। तो मेरा ये स्वभाव है, मैं अभी तक इसको लागू कर रहा हूँ। और ज्यादातर, और ये आवश्यकता प्राय ऊपर से ज्यादा नीचे विद्यार्थियों का, नीचे क्लास का विद्यार्थियों पर ज्यादा इसका प्रभाव है। तो 3 सेक्शन थे, 70-80 विद्यार्थी थाकर। अब 3 सेक्शन में 3 लोग नेपाली टीचर चले गए, अनिवार्य नेपाली था। लेकिन ये हुआ कि पहले मेरा सेक्शन मैंने पढ़ा रहा था, उसके बाद दूसरा सेक्शन का लोग, विद्यार्थी लोग वहां आ गए, तीसरा सेक्शन का लोग आ गए। हॉल में वहां जगह नहीं हुआ, तो फिर मैंने हॉल में ले जाकर उन लोगों को पढ़ाया। कोई ध्यान में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। तो ये एक होता है कि आवाज और उसका प्रेजेंटेशन शिक्षक को जीवित रखने में सहायक सिद्ध होता है, और हंसमुख उसका नेचर होना चाहिए। ऐसा मेरा अनुभव है। ये शिक्षण का विधि का बात हुआ, और तो अब अपना विषय में जानकारी होना अनिवार्य है। ये सब तो होता ही रहता है। और विद्यार्थियों को, अब डिग्री वगैरह, विद्यार्थियों को, विद्यार्थी और शिक्षक में दूरियां कम हो, अच्छा लगता है। अब डिग्री में तो अब लोग करीब साथी की ही व्यवहार करते हैं। अब बाल साहित्य की बात है, तो बाल साहित्य में हम आज कुछ, वो जिस शीर्षक में दिया गया था वहां से हम लोग बहुत दूर चले गए हैं। अब आप लोगों का प्रश्न जैसा रहा, मैं तो सिलसिलेवार वहां तक आने का मेरा इच्छा था कि बाल साहित्य क्यों आवश्यकता है, खासकर निचली कला कक्षाओं में क्यों आवश्यकता है, उसका उपाय देता क्या है, कब से शुरू हुआ, उसका कैसे प्रयोग किया जाता है। मैं इस तरह उसमें जा रहा था, लोक साहित्य को लेकर, बाल लोकगीत, बाल लोक कथा को लेकर लोक साहित्य में जुड़ रहा था। कोई बात नहीं। तो मैं आप लोगों का पहले मेरा एक रचना है, मैं वो सुनाऊं, नेपाली में बच्चों के लिए है। मैं वही सुनाऊंगा, उसके बाद नेपाली गीत, बाल गीत पहले सुनाऊंगा। लोक बाल गीत है ये मेरा रचना है, नहीं है, लोक बाल गीत है। तारा बाजी लाई लाई मामा आए घोड़ा, मैं जो आइन डोली पापा ल्याइन सोली,
बाँडी खाउँला भोलि, बुबु माम सुपुक्क, काफल गेडी कुटुक्क, निदाइ जाऊ लुटुक्क, बिरालो गर्छ न्याउ न्याउ, अल्टो गर्छ उछिट्याउ। ये बच्चों का हाँ, पालन गीत, खेल गीत बच्चे अपने लोग गाते हैं। बाल गीत दो किस्म का होता है, एक पालन होता है, पालन गीत अपने जी। जो अभिभावक हैं, माँ हैं, बाप हैं, भैया हैं, उन लोगों को खिलाते वक्त, उन लोगों को पिलाते वक्त, उन सुलाते वक्त, नहाते वक्त गाते हैं। और दूसरा है खेल, बच्चा अपने खेलते वक्त गाते हैं, ये पालन गीत है। तो इसी लय में हाँ, मैंने एक रचना रची थी, रूम टू रीड नामक, शायद इंडिया में भी है संस्था, उसने प्रकाशित किया था। जी, है इंडिया में। चित्र जी। पुस्तक है। मैं 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब हुआ, मैं अगर आज कहीं कहीं होता, मिल गया। तो ये जी। किताब का नाम है, शायद उल्टा है, सुल्तान है, भोला को झोला। तो भोला अभी को ये झोला। है कि भोला का झोला, झोला समझते हैं, भोला भी समझते हैं, तो भोला का झोला इसका शीर्षक है। तो बापू का गोलू। इसमें ये है कि अभी बोर्डिंग स्कूल में, ज्यादातर बोर्डिंग स्कूल में ये संस्कृति रही है, कितनी जितनी ज्यादा पुस्तकें बच्चों को बुकाया जाए, उतना बच्चे विद्वान होते हैं। ऐसा 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 विकृति है। तो मैं उस विकृति के विरुद्ध बच्चों की आवाज में बोलता हूँ, मेरो नाम हो भोला, यो हो मेरो झोला, मेरो नाम भोला, यो हो मेरो झोला, झोला भरी किताब, विज्ञान र हिसाब, कापी कलम यसैमा, खाजा पनि यसैमा, भारी भयो झोला, कसरी बोक्ने होला। स्कुल मेरो टाढा छ, बाटामा एउटा डाँडा छ पहाड। स्कुल मेरो टाढा छ, बाटामा एउटा डाँडा छ, बढ्छु भन्छु अगाडि, झोलाले तान्छ पछाडि। ज्यादा भारी हुआ ना। दौडी आए बेसरी, तै पनि ढिला धत्तेरी, दौडी आए बेसरी, तै पनि ढिला धत्तेरी। समस्या हुआ। तो समाधान क्या है? किताबको सट्टामा, किताबको सट्टामा, ल्यापटप भए झोलामा, पढ्ने थिएँ त्यसैमा, लेख्ने थिएँ त्यसैमा, हलो हुन्थ्यो यो झोला, खुसी हुन्थे म भोला। तो ये मेरा रचना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ, ही सृजना करता हूँ। बहुत आभार। तो ये समस्या है बच्चों की बाल साहित्य में अगर कलम पढ़ाना चाहते हैं जो लोग, तो वो उम्र की ख्याल करना चाहिए, किस उम्र की बच्चों का क्या साइकोलॉजी है। अभी तो बाल साहित्य कहते हैं 0 से लेकर किसी भी 18 वर्ष तक बाल साहित्य, ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग, आप बच्चे को, कभी बच्चे उम्र होता है दूध पीने का, कभी कुछ हल्का फुल्का खाने का। इसी तरह जिस तरह बच्चा का अपना भोजन का हैबिट होता है, शारीरिक भाषिक क्षमता भी बदल जाती। बाल साहित्य लिखना कठिन है। उस एज का मनोविज्ञान समझ कर लिखना पड़ता है। रोड के लिए जो भी लिखे, पढ़ना रुचि हो तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना हो तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बाल साहित्य लिखते हैं तो वो प्रायोजिक है और उन्हें उसके बैग के अनुसार, उसके मूल्यांकन के अनुसार लिखना चाहिए। ये मेरी मान्यता है। और साहित्य भी शायद आप लोगों को तो पता ही होगा, ये बिग बुक का क्लास में लास्ट में भी आप लोग दिखा सकते हैं। ये बिग बुक का है, हमारे यहाँ कुछ भी शुरू हो गया है। तो बाल साहित्य में हुआ है नेपाल में, ज्यादा तो नहीं हुआ है। आपके जगह दिल्ली में जो आपसे है, वो कुछ वहाँ पे कुछ किताब हम लोग खरीदते हैं, देखते हैं। नेपाल में इजी आरटी का जो प्रोग्राम हुआ, उसने हर एक कक्षा में 50 पुस्तकें
उपलब्ध किया कराया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं अभी नेपाल सरकार ने हर एक विद्यालयों को 6.5 लाख रुपया दिया है पुस्तक खरीद के लिए। कुछ कर रहा है गवर्नमेंट, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। अब आप लोग ने कहा कि नेपाली लोकगीत गाएं, तो अब लोक कथा है, एक लोक कथा, छोटा सा लोक कथा है, जी वो सुनाकर लोकगीत में जाऊं। लोक कथा ये है कि एक बाप था, एक बेटा, एक नाती, ग्रैंडसन। तो ये हुआ कि बाप बुढ़ा हो गया और घरवाली किस करने लगी, बुढ़े को रखकर क्या करोगे, पहाड़ में ले जाकर गिरा दो। तो नहीं माना है, ऐसा भी कहीं होता है। उन्होंने हम लोग को पढ़ाया, उड़काया, ज्यादा किया, मेहनत किया। ऐसा वृद्ध अवस्था में सेवा करना चाहिए। यहाँ सेवा करेंगे, ये ऐसा ले आओ बुहारी, वैसा ले आओ बुहारी, ये करो बुहारी, गन सुनते सुनते मैं हैरान हूँ। इसलिए पहाड़ में ले जाकर गिरा दो, बाकी खत्म। तो एक दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन होते होते हुए एक दिन मजबूरन ये हुआ कि वो डोकू एक पिछू में बुकने वाली साधन है, शायद आप लोग तो जानते हैं उससे। ये पहाड़ी भूभाग में उसका ज्यादा प्रयोग होता है, छैठा वहाँ समतल भूभाग में ज्यादा है और पहाड़ी भूभाग में डोको है। डोको में रख कर ले जाने लगा तो नाती जो है, उसका जो बेटा है, ग्रैंडसन जो है, वो कहता है बाबूजी कहाँ जाना है? तो कहता है मैं इसको ले जा रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ उपचार के लिए, बाबूजी के उपचार के लिए। तो ठीक है, मैं भी जाऊंगा। नहीं तुमने मत आना, नहीं मैं जाऊंगा। ले गया और पहाड़ की चोटी को ले जाकर जब गिराने लगा तो पूछता है बाबूजी आप क्या कर रहे हैं? देखता नहीं है मैं बाबूजी को पहाड़ के चोटियों से गिरा रहा हूँ। तो बेटा कहता है कि ठीक है, लेकिन को मत गिराइएगा। क्यों? अगर आप बुढ़े हो जाएंगे तो मुझे भी तो आपको इसी डोके में रखकर यहाँ तक लाना है। तो उसके बाद बाप का आंख, उन्हें कहा वाह मैंने बहुत सा गलती किया। तो लोक कथा, नेपाली ओरिजिनल लोक कथा मैं मानता हूँ। अब हो सकता है लोक कथा तो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करता है, कहीं आप लोगों से मिलता हो जुलता हो, लेकिन ये लोक कथा है। तो इतनी लोक कथा में देखिए कितनी शिक्षा है। इसलिए लोक कथा के माध्यम से भी बच्चों को हम लोग सिखा सकते हैं। अब जहाँ तक नेपाली लोकगीत का सवाल है, तो लोकगीत का बहुत भरमार यहाँ खजाने हैं। कितने लोगों ने लोकगीत में पीएचडी किया है, और सुदूर पश्चिम तो उसका खजाना ही है। संस्कार गीत उतना ही है, के उतना ही है, मंगल गीत है, क्या अब क्या है। लेकिन कितनी आधुनिकता के रूप में, आधुनिकता के नाम से वो कुछ उसमें विलोप हो रहा है, संकलन शुरुआत किया गया है। तो अब लोकगीत लय होता है, किसी एक लय से हम लोग किसी भी गीत, जैसे ज्यादा झाउरी लोकगीत यहाँ ज्यादा प्रचलित है। जैसे एक झाउरे है के रे को मतिर टुलटुली मेरो पारेर तुलबुली सैली रे लैमा, ये गीत है। और उसमें दूसरी भाषा में के रे को नैना रसम मतिर टुलटुली मेरो मनलाई नैना रसम पारेर तुलबुली। इस तरह एक गीत को कितने भी लय में गाया जा सकता है। ऐसा नेपाली झाउरे गीत का एक विशेषता है। और संस्कार गीत तो है ही है, कृषि कर्म गीत है जो आप लोग जानते ही होंगे। इस तरह लोकगीत में नेपाली भाषा संपन्न है, लेकिन विलोपित होने का डर है। बस इतना ही। और कुछ? जी जोशी सर, और कुछ आप पूछना चाहें सर? नहीं डॉक्टर ध्रुव, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत आनंद आया, बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। डॉक्टर भट्ट का आभार, मुकेश भोगड़ा जी का आभार कि आपको रोपण किया और हमको भारत के पड़ोसी राज्य से
मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता था कि नेपाल में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जितने हम समझते हैं कि इंडिया में हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी नहीं सुनाई पड़ा। भट्ट मेरी साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही सर, आ रही, आप बोलिए, आ रही। बीच में गड़बड़ हुआ। अच्छा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था क्या उतना राइटिंग वर्क नहीं होता क्या नेपाल में कुछ ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि ओरल ट्रेडिशंस में ओरली शायद जिससे नेपाल की हिस्ट्री, नेपाल के कंट्रीब्यूशन सब म्यूजियम ऑफ ओरल हिस्ट्री है क्या कोई वहां पर जिसमें इंटरव्यू करके रिकॉर्डिंग रखी गई हो? म्यूजियम ऑफ ओरल हिस्ट्री जी वही पूछना चाहते थे मैंने। जी म्यूजियम ऑफ ओरल हिस्ट्री अभी तक तो नहीं है। म्यूजियम ऑफ कल्चरल हिस्ट्री का है, कितनी जातियों का कल्चरल जो वो कैसे हैं, कैसे क्या लगाते हैं, क्या खाते हैं, ऐसा कुछ किस जातियों का है। ओरल हिस्ट्री होना चाहिए, लेकिन ये है कि जितनी गाथाएं हैं, गाथा में ओरल हिस्ट्री आता है वो दूसरी बात है। जैसे पनेरू, बिका पनेरू का गाथा हुआ, वो शायद वहां भी चलता होगा। जी है, हमारे यहाँ है भिखू पनेरू। हिस्ट्री का पहचान में कुछ वो गाथा का विश्लेषण से हिंदी इतिहास सहज हो, दूसरी बात है। लेकिन वो ओरल म्यूजियम अभी तक तो नहीं है मेरी जानकारी में। सिंगापुर में बहुत अच्छा काम हुआ ओरल हिस्ट्री को लेके। सिंगापुर में बहुत बढ़िया म्यूजियम है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जो बूढ़े लोग जा रहे हैं उनके पास बहुत बड़ा रिसोर्स है नॉलेज का, वो हिस्ट्री का, नॉलेज का। तो वो लोग सिंगापुर वाले हर हफ्ते या हर महीने कम से कम 1,500 से 2,000 बूढ़े लोगों का इंटरव्यू करके वहाँ की ओरल हिस्ट्री को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा। इसलिए ओरल हिस्ट्री अगर रहा तो कम से कम भाषा मृत नहीं होती। ये भाषा संरक्षण के लिए बहुत अच्छा उपाय है ओरल हिस्ट्री रखने से कम डॉक्यूमेंटेशन तो हुआ, मौके की सही, फिर उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है, अच्छी बात है। भाषा संरक्षण के लिए बहुत अच्छा उपाय है। हमारे जैसे लोकोन्मुख भाषाएं होने के राष्ट्र में इसका प्रयास सरकारी स्तर पर नहीं होना चाहिए था। आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरी जानकारी में नेपाल में ऐसा नहीं हुआ है। और जिसका अनुसंधान होने का मैंने कोई चेपांग में अनुसंधान करने गया तो रिकॉर्ड ले आया, उसका अपना है, वो पर्सनल यूज के लिए है, लेकिन सार्वजनिकीकरण तो नहीं हुआ। जी हुजूर तपाईसँग ठुलो कुराकानी हामी ज्ञान थिए। धन्यवाद। मैं तो गढ़वाली नहीं बोल सकता, लेकिन टूटी फूटी क्या कहते हैं, ये डोटेली बुलाया हुआ, बहुत बढ़िया किया हुआ, एक मौका दिया हुआ, इसलिए तुमको धन्यवाद। ये डोटेली है। अब मैं तो ये सोचता था कि हम जब पढ़ते थे तो सबसे अच्छा दिन था शुक्रवार। शनिवार विदा होता है यहाँ, शुक्रवार पूरा पढ़ाई नहीं होता था, टिफिन टाइम के बाद एक्टिविटीज होती थी। तो मैं ये सोचता था कि आज ये शिक्षक शो में पहली शुक्रवार होगी। मैंने जब यहाँ बैठा तो कल सोचा था कि ये पहली शुक्रवार होगी, जो दर्शकों कहेंगे हाँ आज तो 1 ही घंटा में समाप्त हुआ। लेकिन ऐसा आप लोगों के पास क्या मोहनी मंत्र है, क्या मुग्धता करने वाली आप लोगों के पास ये क्षमता है कि मैं अभी भी बोल रहा हूँ और संभवतः 1-1.5 घंटे हो गए होंगे। आज तो ये कल पुरोहित जी
मारे थे छक्का चौका, नजदीक तो कम से कम मैं भी पहुंच गया हूँ, ऐसा लगता है। आप लोगों ने याद किया, इसके लिए आभार। मैं मेरी अल्पज्ञता से जो प्रश्न का उत्तर दे पाया, अब उसमें संतुष्ट नहीं भी हो सकते हैं। और कितनी प्रश्न आप लोगों ने पूछा, वो माइक की गड़बड़ी से मैं सुन नहीं पाया। और मैं ये जो मौका, मतलब मेरी अल्पज्ञता की प्रस्तुति टूटी फूटी हिंदी में जो हुआ, और जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, कितने लोग सुने हैं मुझे पता नहीं है, नेपाल के कुछ लोग सुन रहे होंगे मेरे ये भट्ट जी और मेरे उससे, और सभी को मैं अभिवादन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और कुछ है भट्ट सर? नहीं तो कायनावाज़ किया जाए। सर है तो बहुत कुछ सर, लेकिन अब समय की बड़ी सीमाएं हैं, तो हम 1 घंटा 40 मिनट हो चुका है, लगभग 1 घंटे का शो हमारा होता है ऑफिशियली। जी तो जी। अब हम शो के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, और हम आपसे अनुरोध करेंगे सर, अगर आपको लग रहा हो, क्योंकि आपका जो आज का जो विषय था उस पर हम बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर पाए, चर्चा नहीं कर पाए, समय जी। का अभाव रहा, और हम दर्शकों का भी सम्मान करते हुए उनका सवाल भी लेना जरूरी था, वरना दर्शकों जी। को लगेगा कि अपने ही बकबक किया जा हाँ, रहे हैं, हाँ। हमें महत्व नहीं दे रहे। जी तो अभी जी। हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, आप कोई महत्वपूर्ण बात छूट रही हो, कहना चाहते हो, तो हम आज का जो सवाल था हम उसका जवाब जोशी सर से ले लेते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं। सर जोशी सर, आज का जवाब दे दीजिए। सर क्या जवाब आया आपके पास? में एक देख रहा था, गीतिका जोशी जी का जवाब है ओजोन। और वो कई लोगों का है सर ओजोन। वो एक राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने थोड़ी देर पहले कुछ समअप किया था कि ये जवाब आए हैं, सबसे पहले ओजोन आया है और फिर एग्रीकल्चरल लैंड आया है। लेकिन आज का जवाब जो है वो भारत, नेपाल, बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरा सेंटेंस, उसमें उसका आंसर है कि जंगल में नमी से दिन का लगभग आधा समय धुंध से व्याप्त होता है, लेकिन यह धुंध अब नष्ट हो रही है। धुंध मतलब फॉग जो है वो पानी और नाइट्रोजन देती है, और ऊपर पेड़ों को जो उनके जड़ से जो मिलता है नाइट्रोजन, उससे कहीं अधिक धुंध से उनको मिलता है। और ये एग्रीकल्चर को बहुत प्रभावित कर रही है। अगले 50 दशक में सेब, नाशपाती, अखरोट, इसकी फसलों को बहुत खतरा है, क्योंकि धुंध जो है वो खत्म होती जा रही है। आप देखिए दिल्ली में पराली आ रही है, स्मॉग है, फॉग नहीं है, स्मॉग है। राइट, इसका आंसर है वो है धुंध। और ये पूरे विश्व में महसूस किया जा रहा है। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इसकी सैटेलाइट से पिक्चर ली और ये माना कि पिछले 40 सालों में ही ये धुंध 50% कम हो गई है। तो आज का उत्तर था धुंध, जो कि मेरे को लगता है किसी ने नहीं दिया सर। एनवायरमेंटल फैक्टर है धुंध का। जी, अब धुंध सर कुछ दिनों बाद आएगी, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, अभी आएगी, बढ़िया धुंध आएगी, दिल्ली में भी अच्छी आएगी, तो आप आनंद लीजिएगा उसका, धुंध का। नहीं, दिल्ली वाले परेशान है, सारी फ्लाइट, सारे शोज कैंसिल, ट्रेन के एक्सीडेंट, बस के एक्सीडेंट, रोड्स में एक्सीडेंट कितने हो जाते हैं फॉग से। लेकिन काठमांडू में भी बहुत आता है सर, जहाँ हमारे आज के अतिथि हैं डॉक्टर प्रेम कुमार जी, वहाँ भी बहुत धुंध आती है, फॉग आता है सर जाड़ों में। बहुत सबसे दुनिया के प्रदूषित शहरों में है काठमांडू और दिल्ली। हाँ। तो प्रदूषित और कम से कम प्रदूषित सबके लिए धुंध बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा मैंने आपसे कहा कि धुंध जो है वो सर्दी के दौरान स्पेशली पेड़ों को सूर्य की सीधी रोशनी से बचाने के लिए ढाल के रूप में काम करती है। तो हमारे जो नेपाल मामलों के विशेषज्ञ हैं बहुगुणा जी हैं सर, वो कहते हैं कि मैं नेपाली ऐसा दिखता भी हूँ अपने बारे में, तो हम चाहेंगे कुछ अंतिम टिप्पणियां आज के शो में उनकी भी हो जाए। डॉक्टर ध्रुव ने जो बातें की बहुत अच्छी लगी है कहते हैं, और मैं डॉक्टर ध्रुव से बात करने के से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम किसी बहुत, अक्सर क्या होता है ना कि जो सीनियर लोग होते हैं उनके साथ में मैं बहुत दिक्कत क्या होती है कि वो अपनी वरिष्ठता का सारा बोझ आपके सिर पे लाद देते हैं कई बार। और ध्रुव साहब इतने सरल और सज्जन आदमी हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बिल्कुल किसी उससे अपने बहुत पुराने मित्र से बात कर रहे हैं।
तो इसके लिए मैं ध्रुव साहब को बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। आप हमारे शो में आए, बहुत हमें अच्छा लगा। और आपका स्वभाव बहुत, जितना जो सरल आपका स्वभाव है वो हिमालय की तरह आपका स्वभाव है, सरल और विशाल। क्या बात। धन्यवाद। जी बहुत बड़ा जी, धन्यवाद सर। ध्रुव सर, इससे पहले कि मैं आपके पास लौटूं, मैं एक सवाल आज जोशी जी के बजाय मैं पूछूंगा दर्शकों से, और ये सवाल बहुगुणा जी और जोशी जी आपके लिए भी है, और इसका जवाब अभी देना है तुरंत, और जो सही जवाब देगा उसको चश्मा नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है जी जी, तो सवाल ये है कि वो कौन से भारत के राजनेता हैं जो इस वक्त जिनका परिवार इस वक्त बिहार में चुनाव लड़ रहा है, और उनका चेहरा काफी हद तक हमारे आज के अतिथि डॉक्टर ध्रुव साहब से मिलता है। मैं तो पॉलिटिक्स में खेलता लीस्ट इंटरेस्ट है मुझे तो। बहुगुणा जी शायद बता पाए, बड़े चर्चित रहे वो देश में अपने वक्तव्यों को लेके, हंसने हंसाने को लेके, उन पर बहुत सारे चुटकुले बने। यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद चलिए चलिए, डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया, बिल्कुल सही जवाब सर, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन इस सवाल के जवाब में ये दर्शकों के जवाब भी आगे देखिए। गिरीश चंद जी कह रहे हैं लालू जी, 3 लोगों ने जवाब दे दिए सर, गिरीश चंद जी, शिवांगी पाठक, के.एस. रावत, रजनीकांत शुक्ला जी तो खैर वो है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया सर आपने। आपको मैं बहुत देर से देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि कुछ छवि आ रही है लालू जी की आपके चेहरे में। पता नहीं। जी, तो हम शो के अंतिम चरण में सर, आप कुछ और बात जो आपके आज के शो के लिए आपने सोचा था कि हम कहेंगे, छूट गई, तो हम सुनना चाहेंगे सर। नहीं, वैसे तो कुछ नहीं। मैंने तो कहा था कि आज शुक्रवार होगी, लेकिन आखिर में आइतवार ही रहा। हम लोग इतनी समय से हैं, और आपका जो ये आकर्षक जो प्रश्न का जो परिपाटी है, जो अच्छा लगा, और सहज रूप में 1-1.5 घंटा कटा, 1.25-2 घंटा करीब हो गया, कैसे कटा पता नहीं हुआ। तो मेरा ये मान्यता है कि कम से कम बच्चों को बाल साहित्य की पुस्तकें ज्यादा से ज्यादा पढ़ने दें। अब जैसे जन्म हुआ, सामाजिक संस्कार हुआ, बर्तन हुआ, कुछ हुआ, तो वहाँ पुस्तकें उपहार दें, और सब तो उपहार देते ही। मेरे विचार से पुस्तकें उपहार देना चाहिए बच्चों को, और जो जिस भाषा में बच्चा अपना मातृभाषा है, उस मातृभाषा में कम से कम सरकारी पुस्तक नहीं तो कम से कम बाल पुस्तक उस मातृभाषा में उसको पढ़ने का अवसर हम लोग दें। ये हम लोगों का जिम्मेवारी है। सामुदायिक स्तर में भी उसका प्रायोजन किया जा सकता है, लाइब्रेरी में कुछ लिखकर भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए ऐसा करने से भाषा बचती है। भाषा लोप होना, एक संस्कृति का लोप होना बहुत सा इसका ये है। इसलिए कम से कम अपना संस्कृति के बचाव के लिए, अपना भाषा के बचाव के लिए भी बाल साहित्य में ज्यादा जोर दें। ये मेरा निवेदन है। कि एक कहावत है कि हंसुआ अपने ही तरफ खींचता है। बाल साहित्यकार हूँ, इसलिए बाल साहित्य में बहुत खींच रहा हूँ, ऐसा न सोचकर सभी निवेदन ये है कि बाल साहित्य में पता नहीं मुझे बाल साहित्य वहाँ की स्थिति कैसी है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ बाल साहित्य है। लेकिन बाल साहित्य का मतलब कक्षा 5 से आगे, 5 से नीचे जो कक्षा 1 या 2 या नर्सरी के लिए बाल साहित्य आवश्यकता है, वहाँ है कि नहीं मुझे पता नहीं है। अगर नहीं हो तो शुरुआत होना चाहिए, मेरा यही। जी, बाल साहित्य की स्थिति हमारे देश में काफी अच्छी है सर। रजनीकांत शुक्ला जी जैसे लोग हैं हमारे शो में, बहुत सारे बाल साहित्यकार आए हैं, आप भी उनमें से एक हैं। तो बहुत लोग लगे हुए हैं, पूरे तन मन धन से लगे हैं, दिल से लगे हैं, हर तरह से लगे हुए हैं। और शुक्ला जी ने बहुत अच्छा एक टिप्पणी भेजी है कि बुके की जगह बुक दें, जिसको भी देना हो बुके की जगह बुक दें। बहुत अच्छा। तो ये बहुत सकारात्मक नोट के साथ इस शो को हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। और मित्रों, बिल्कुल सही कहा हमारे आज के मेहमान ने भी कि किस पुस्तक सबको भेंट में दें जिनको आप प्रेम करते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस शो का हर एपिसोड कई पुस्तकों के बराबर है।
तो अगर आपने ये शो नहीं देखा हो इससे पहले और अपने मित्रों को आप दिखाना चाहते हो, तो आज का शो भी हमारा कई किताबों के बराबर है। तो हमारा यूट्यूब चैनल विविधा है, जिसमें सारे एपिसोड अपलोड हैं। आपसे अनुरोध है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के शो को समापन की ओर ले जाता हूँ। और कल का, जैसा मैंने पहले भी अनुरोध किया था, सूचित किया था कि कल हम आपसे बात करेंगे। आपसे मतलब दर्शकों से आपके सवाल लेंगे, इस शो के बारे में आपके अनुभव जानेंगे, आप बताइएगा हमें। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो फुटेज हमें जरूर भेजिए हमारे बहुगुणा जी के नंबर पर, जोशी सर के नंबर पर या मेरे नंबर पर 5 बजे तक, 5:30 बजे तक शाम आप भेज दीजिए रिकॉर्ड करके अपने सेल्फी कैमरे से कि आप क्या इस शो के बारे में महसूस करते हैं। और रिकॉर्ड करेंगे तो प्लीज लैंडस्केप मोड में करिएगा, पोर्ट्रेट मोड में करने के बजाय, तो वो ज्यादा अच्छा स्क्रीन पर आ पाएगा। तो हमें इंतजार रहेगा। और कल आप लिख करके भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आप जो भी सवाल पूछेंगे हम ईमानदार जवाब देंगे उनका। और कल के बाद से हम हर गुरुवार को मिला करेंगे, हर बृहस्पतिवार को मिला करेंगे शाम को 6:30 बजे। ये कोरोना काल में हमने शुरू किया था, जब सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं थी मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये अपने सोशल मीडिया में। तो उस नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक रूप देने के लिए हमने लॉकडाउन के दौरान ये शुरू किया। और अब लॉकडाउन करीब करीब खत्म है, तो अब इसकी उतनी रोज करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, रोज करने से हमारे मित्रों की, हमारे दर्शकों की और हमारी भी बाध्यता हो जा रही थी कि सारे काम छोड़ के हमें शो करना है। तो वो बाध्यता भी और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहत है और भी है वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ने मांग। जी जोशी सर। कल बुधवार है और हम अपना 151वां प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद हमने ये कहा कि हम बृहस्पतिवार को मिलेंगे, तो हम फिर उसके अगले दिन बृहस्पतिवार को मिलेंगे या अगले बृहस्पतिवार को मिलेंगे? अगले बृहस्पति को मिलेंगे सर। इस बृहस्पति को क्यों नहीं? क्योंकि लोग दीपावली की वजह से व्यस्त भी हैं सर। घर की साफ सफाई, पूजा पाठ, धनतेरस, तमाम त्योहार। अब कल से त्योहारों की एक श्रृंखला शुरू हो रही है। 4-5 त्योहार लगातार है भैया दूज तक। तो सबको मनाने दें और आप भी मनाएं। तो इसलिए हमने सोचा है कि अब हम सप्ताह में एक बार करेंगे इसको, बृहस्पतिवार को। तो आज के लिए इतना ही। और हम आज के मेहमान डॉक्टर ध्रुव कुमार घिमरे सर का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। रजनीकांत शुक्ला सर का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं कि शुक्ला सर बहुत पेन लेते हैं हमारे शो के लिए, हमसे ज्यादा पेन लेते हैं कई बार। तो ये बहुत सराहनीय है, सीखने योग्य है। और ये शो आप ही का है सर। जो भी हमारे दर्शक हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, इस सहयोग को बनाए रखिएगा। कल मिलते हैं शाम को 7 बजे 151वें एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। शो द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।